तो अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्रैक्टिस करी तुमने? रिवाइज कर लिया सारा? पूरा चैप्टर रिवाइज है? किस किस का रिवाइज है बता? एक तो ऑडियंस देख कितनी सारी है, उसमें से अब तक गिनते हैं। रिवाइज है पूरा पिछला चैप्टर? नहीं पूरा बता, पूरा है रिवाइज? कहीं से कुछ भी सवाल उठा लो मिक्स करके 6-7 कॉन्सेप्ट। फिर मुझे बिना पूछे पता है, अब तो एक्सपीरियंस भी तो होता है, तुम्हारी बैच से लिया। और अब जो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ये पढ़ने के बाद फिजिक्स में बहुत तेज निकलूंगा यहाँ से। सेम है यहाँ, और फिजिक्स वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, नहीं भी सेम मैं कर दूंगा। दोनों में जब कोई चीज पढ़नी है तुम्हें तो मिला के पढ़ लो, एक ही जगह खत्म कर लो। बट फिजिक्स में इसलिए करानी पड़ेगी क्योंकि वो फिर 2 रह जाएंगे, है ना, क्योंकि वो सिर्फ फिजिक्स वाले हैं। तो वहां पे भी कराऊंगा मैं, तेज कराऊंगा, और तुम साथ दोगे वरना मारूंगा अलग से। वहां तेज निकलूंगा मैं इस वाले चैप्टर को लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ही मरे हुए लेवल से। कैसे की खोज कैसे कैसे हुई, किस किसने क्या क्या सोचा होगा, क्या क्या किया होगा, ये सब चीजें करने के लिए, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल लो या मॉडल बोल लो, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पढ़ने हमें। केमिस्ट्री वाले एक बार को अगर सही से पढ़ा जाए तो फिजिक्स वाले से काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सिलेबस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, वहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स ज्यादा अमाउंट में है, और यहाँ पे एटम के मॉडल ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, फिजिक्स में जैसे तुम श्रोडिंगर वगैरह क्वांटम मॉडल वगैरह नहीं पढ़ोगे फिजिक्स में, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में है क्वांटम मॉडल, जे एडवांस में है वो, बस मेंस वगैरह में नहीं, एडवांस में तो है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कौन कौन सा पार्टिकल कैसे कैसे आया, कैसे कैसे फील हुआ। तो हमने एक ट्यूब ली थी, इस ट्यूब में एक मेटल लगा दिया। ये कोई भी मेटल हो सकता है, स्वाद अनुसार ले सकते हो तुम, पूरा मेटल ही चाहिए। ठीक है, एक मेटल यहां लगा दिया। मेटल ही क्यों? क्योंकि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। यहां वैक्यूम लगा दिया। ठीक है, इस वैक्यूम से अंदर सब खाली कर दिया। जब अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? अंदर का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? अंदर कुछ नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। एक सिंपल रीजन, अरे ना फोर्स है ना एरिया है। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, 2 रीजन है वैक्यूम लगाने के। पहला, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, अंदर आयंस कम बचते हैं। ये 2 रीजन है। मुझे क्यों चाहिए ये 2 रीजन, वो अभी आगे पता लगेगा। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया हमने 10,000 वोल्ट की बैटरी से। ऐसे मैंने जैसे बोल दिया मुंह फाड़ के 10,000 वोल्ट, इतना आसान नहीं होता 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नॉर्मल पोटेंशियल नहीं है। तो जैसे ही 10,000 वोल्ट पे तुमने इसे कनेक्ट करा, तो कनेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरीके से कनेक्ट कर लो, और यहां ऐसे। तो ये पॉजिटिव वाला फट्टा हो गया और ये नेगेटिव वाला फट्टा हो गया। मेटल क्यों लिए? क्योंकि गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने वाले बीच में क्यों डाला हुआ तुमने? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, 2 फट्टों के बीच में, बेशक हवा में है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैं मान के चल रहा हूं, तुम्हें फर्स्ट सेकंड चैप्टर आता है फिजिक्स में, तो अच्छा कर लेंगे हम इसको, है ना। तो डेल्टा वी कितना है? 10,000 ही है। 10,000 का मतलब ये है क्या कि इधर 10 इधर 0, तो कुछ भी हो सकता है। 10,000 वोल्ट का मतलब ये हो सकता है यहाँ पे 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख से 10,000 कम, है ना। कोई परेशानी नहीं, 90,000। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डेल्टा वी 10,000 है। अब तुम जानते हो कि अगर डेल्टा वी रीजन में, डेल्टा वी रीजन बोले तो, डेल्टा वी रीजन मतलब शायद ना पता हो, भूल गए हो, समझ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तैयारी एडवांस की कर रहे हो तो थोड़ा एडवांस लेवल से ही शुरुआत कर लेते हैं ना। आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो उसकी पोटेंशियल, कोई परेशानी? पक्का? इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन हाँ अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। कहां से? लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो इस डायरेक्शन में जाने के बाद पोटेंशियल घटेगी, इस डायरेक्शन में जाने के बाद
पोटेंशियल घटेगी। तो ये हाई पोटेंशियल रीजन कैसे हुआ? हाँ, तो एक्चुअल में दो चीजें हैं यहां पे, एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है और ये है हाई पोटेंशियल रीजन या लो पोटेंशियल रीजन, और ये है फिजिक्स, ये है फिजिक्स जो हमने पढ़ रखी है अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा और लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन जाएगा, कोई परेशानी? पक्का? इस बैटरी का हाई पोटेंशियल रीजन यहां है, लो पोटेंशियल रीजन यहां है, तो यहां क्या बनेगा? प्लस, और यहां क्या बनेगा? माइनस। अब मेरे इलेक्ट्रॉन को कंडक्टिविटी दिखाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पता नहीं चाहिए, भाग जाएगा वो, सीधा बाहर निकलेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आया, तो ये कूद के बाहर क्यों आया होगा? क्योंकि इतना ज्यादा एक्साइट हो गया। एक तो फ्री था, एटम से तो ऑलरेडी फ्री था, तो उसके पास कितनी एनर्जी थी? जीरो है जीरो से ज्यादा, जीरो है जीरो से ज्यादा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, याद है ये सब? ठीक है, तो अब ये बाउंडेड नहीं है बाय एटम, बट बाय मटेरियल बाउंडेड है। तो इसके पास ऑलरेडी एनर्जी कितनी थी? जीरो है जीरो से ज्यादा पॉजिटिव में थी, तुमने एनर्जी दे दी, तुमने एनर्जी दे दी। अब एनर्जी बहुत ज्यादा अगर इसके पास होगी, छोड़ के भाग जाएगा। और वैसे भी तुमने इसको किससे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां वैसे भी रुकना पसंद करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, ठीक है। और यहां से यहां जो करंट आया होगा, करंट भी तुम अच्छे से जानते हो, इंपल्स है एक नेगेटिव चार्ज की, तो भागेगा बाहर। तो अब ये बाहर कूद के आ चुका है। क्या अब इसके पास एनर्जी होगी? भयंकर। अब भयंकर एनर्जी के साथ करेगा क्या है? जेब में तो डालेगा नहीं, है ना। बहुत सारा पैसा अगर किसी के पास आ जाए तो ऐसा तो नहीं है भूखा मर रहा है, बस पैसा स्टोर करके रख रखा, खुश हो रहा है, उसे खर्च करेगा ना, एनर्जी आई खर्च करेगा। तो खर्च कैसे होती है? पोटेंशियल एनर्जी कैसे खर्च करते हो? तरीका क्या है पोटेंशियल एनर्जी खर्च करने का? जैसे पैसा खर्च करने का तरीका, वन ऑफ द तरीका इज आयाशी, है ना भाई। पैसा ज्यादा मतलब क्या इमेजिन होता है? आयाश, है ना। ये नाम समझ रहा है किसी का? तो पोटेंशियल एनर्जी खर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी थी, किसमें कन्वर्ट होगी? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये सारी बात तो क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब इसके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी मोशन। तो यहां से भागेगा इधर, यहां से भागेगा इधर, वी वेलोसिटी से, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहां तक कोई भी परेशानी? पक्का? सारी बातें क्लियर है? इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वी वोल्ट मान लो। अभी 10,000 तो है ही, तो मैंने प्रैक्टिकल डेटा लिख दिया, अब इसको हटाओ, बार बार 10,000 नहीं बोलेंगे। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल वी है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी पोटेंशियल है? वी। जो बाहर निकला है वो कितना गैप फील कर रहा है पोटेंशियल का? वी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्यू वी, मतलब ईवी। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी पोटेंशियल है? वी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? ईवी। एक इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल एनर्जी ईवी। क्लियर है ये बात? और ये ईवी ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। क्या यहाँ पे एनर्जी कहीं नॉन मैकेनिकल सोर्स में रिलीज हो रही है? नहीं। तो नॉन मैकेनिकल में कन्वर्ट ही नहीं हो रही, सारी की सारी एनर्जी मैकेनिकल में ही घूम रही है। वैसे भी ये एक और चीज याद कर लो, कभी भी अगर ताजा ताजा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है ड्यू टू एक्सेलेरेशन या ऑसिलेशन, और इसकी एनर्जी छीनने वाला कोई नहीं है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल फॉर्म में नहीं जाएगी। तो पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे जो भी मेरे पास ईवी था, ईवी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल ही क्या बनेगी? काइनेटिक बनेगी। क्या रिलेशन समझ में आता है? और यही मैक्सिमम एनर्जी थी। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी इलेक्ट्रॉन के पास? जब वो रुका हुआ होगा, बाहर आया है, अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है। जैसी मोशन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां कब होगी इसकी? जब ये रुका होगा, रेस्ट अवस्था में होगा। जब ये रेस्ट पे होगा तो ईवी, और यही किसमें कन्वर्ट होने वाली है? हाफ एम वी स्क्वायर में। क्लियर हुआ? यहां तो कोई परेशानी? अब इसमें क्या क्या देखने को मिला हमें? ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहां जाके चिपक गए। क्यों चिपक गए? इस रूल से, बढ़ती पोटेंशियल की तरफ भागेंगे, यहां से पोटेंशियल ज्यादा है। तो हाँ, तो यहां से जब यहां गए तो हमें स्ट्रेट लाइन जाते हुए दिखे। कैसे दिखे जाते हुए? उस टाइम पे नहीं पता था ये लाइन, रे, क्वांटम वगैरह कुछ नहीं पता था किसी को कि वे वगैरह, सीधा रे की फॉर्म में। जो दिखा वही तो बताएंगे हम, कागज पे क्या लिखेंगे? जो दिखा हुआ है। तो जो दिखा वो कागज पे लिखा, और दिखा क्या? रेज। दिखा क्या? रेज दिखी हमें। अभी जो नेगेटिवली चार्ज वाला फट्टा था, इसको बोला गया कैथोड, और इसको बोला गया एनोड। कहां से कहां गई ये रेज? कैथोड से एनोड, कैथोड से। तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। कोई परेशानी? पक्का? अब ये जो कैथोड रेज आई है, इन्होंने इस प्लेट पे कोई फोर्स इंसर्ट किया है, कुछ तो ऐसा किया है कि जिससे इसे प्रेशर फील हुआ है।
अब रीजन समझाता हूं प्रेशर कम होने का। जब प्रेशर कम था तो इसमें कहीं नॉन मैकेनिकल में नहीं गई चीजें, समझ पाए प्रेशर कम करने का रीजन? ठीक है, कोई अपोजिशन में फोर्स नहीं लगा पर यूनिट एरिया। ठीक है। दूसरा, आयंस कम। अगर आयंस कम है तो आयनाइजेशन में नहीं जाएगी मेरी एनर्जी, कोलिजन नहीं होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला है सीधे ट्रेन पकड़ के सीधा यहां रुकेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेस पढ़ पाऊंगा, बीच में कोई नहीं आएगा। ये दो रीजन थे वैक्यूम लगाने के। क्लियर? अब जो ये बता रहा हूं ना मैं, इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन, ये सब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना, ये सब फलाना ढिमका, उस टाइम पे नहीं पता था ये इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में ये जो रे दौड़ी, ये जब रे दौड़ के यहां टकराई तो इन्होंने जो मोमेंटम जनरेट किया था या जो भी इनका प्रेशर आया था, जो भी फोर्स अप्लाई हुआ था, वो सिर्फ इस रे की वजह से हुआ था। तो इस रे में कोई पार्टिकल छुपा होगा ऐसा सोचा गया, और वो पार्टिकल जब ढूंढा गया तो इलेक्ट्रॉन मिला। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो किया गया था, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किया गया था। दीज आर दी रेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्वेंशन तो नहीं है, डिस्कवरी, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां से जन्म हुआ एक शब्द इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया गया? इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए। किस लिए किया गया? इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए। क्योंकि यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन जब आके टकराया और एक एक रेस जब आके टकराई, तो वो एक रे क्या थी? एक रे थी इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ। एक रे का मतलब क्या था? एक इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ। ठीक है, और यहां पे अब ये जो रेज निकली है, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें करी गई। अब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो है नहीं कि साइंटिस्ट लोग बहुत सीधे होते हैं, नहीं। वो क्या करेंगे? मेटल बदल देंगे, गैस भर देंगे, जितनी चीजें चेंज कर सकते हैं ना इसके साथ, पोटेंशियल बढ़ा देंगे, पोटेंशियल घटा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ करने के बाद एक चीज थी जो नहीं बदल रही थी, वो थी चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू, जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो ऊपर रखा गया ई, नीचे रखा गया एम, ऊपर रखा गया ई, नीचे रखा गया एम। तो ये चार्ज टू मास रेशियो ना मेटल बदलने से बदला, है ना, क्योंकि हमने क्या करा, इन दोनों को भी पलट के देख लिया, तो भी यहां से आ गई। क्यों? क्योंकि इससे कौन कनेक्टेड है? नेगेटिव। ठीक है। मेटल बदल के देखा, अलग अलग गैस भर के देखी, हाइड्रोजन भर ली, नाइट्रोजन भर ली, ऑक्सीजन भर ली। ठीक है, और हाइड्रोजन दो तरीके की गैस होती है, एक तो H2 गैस, वो भी हाइड्रोजन गैस है ना, और एक H प्लस गैस, वो भी तो एक हाइड्रोजन गैस ही है। तो दोनों तरीके से भरते, कुछ भी करा हमने, लेकिन हमारे चार्ज टू मास रेशियो नहीं बदला। और जो ऊपर चार्ज था, वो चार्ज किसका था? ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बदला। और ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कैजुअली बोल रहे हैं, उस टाइम पे इस पार्टिकल को कोई नाम नहीं था रखा गया नाम। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कुछ भी बदलने से सारी चीजें नहीं बदली, कुछ भी, सब कुछ बदल लिया, लेकिन क्या नहीं बदला? ये चार्ज टू मास रेशियो नहीं बदला, तो इसका मतलब ना तो ये पार्टिकल बदल रहा है, ना उसका मास बदल रहा है। और किसी भी चीज को पार्टिकल बोलने के लिए मुझे तीन ही चीजें, तीनों में से कोई एक चीज ही चाहिए होती है, या तो उसके पास मास हो, या उसके पास चार्ज हो, या उसके पास स्पिन हो। स्पिन, पिन नहीं, अबे पिन क्या लेके पैदा होगा वो? तीनों में से कोई एक चलेगी, कौन कौन सी? स्पिन, मास, चार्ज। इन तीनों में से कोई एक भी अगर किसी के पास है, पार्टिकल है वो। हाँ, तीनों नहीं, कोई एक भी अगर हो जाए तो पार्टिकल है। या तो चार्ज आता है उस पर, क्योंकि चार्ज बिना मास के नहीं आ सकता है, तो पढ़ाई बात में। या तो चार्ज हो उस पर, या मास हो उस पर, या स्पिन हो। इन तीनों में से कोई एक चीज आ गई तो क्या है? पार्टिकल है ना। जैसे फोटोन के बारे में जानते हो ना, थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है फोटोन। तो फोटोन को कैसे पार्टिकल बोल दिया तुमने, ये बताओ? ना अगले के पास मास है, ना अगले के पास चार्ज है, पार्टिकल बोल रहे हैं। अरे मोमेंटम है, बट फिर भी इन तीन में से अगर कुछ भी नहीं है तो उसको तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे हम। इसको पार्टिकल इसलिए बोला गया क्योंकि फोटोन के पास स्पिन होती है। दैट्स व्हाई इट इज पार्टिकल। कहा मैंने, तीनों में से कोई एक हो जाए पार्टिकल है। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, या तो मास हो, या चार्ज हो, या स्पिन हो। अब इसमें ना तो मास बदल रहा है, ना ऊपर का चार्ज बदल रहा है, तो कोई तो एक ऐसी चीज होगी ना, कोई तो एक ऐसा लड्डू होगा छोटे भीम का, जो चार्ज और मास लेके बैठा हुआ है। और अगर रेशो नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब क्या है? ना तो ऊपर न्यूमरेटर बदल रहा है, ना डिनोमिनेटर बदल रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है ये? और कुछ भी बदलने से अगर नहीं बदल रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हर चीज का हिस्सा हो। जब ये हर चीज का हिस्सा हो तभी तो हमेशा ये अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब एटम से भी फंडामेंटल कोई चीज थी हमारे पास जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, और वो हर किसी के पास है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ, ऐसे ऐसे लोगों ने सोचा, क्रिटिकल थिंकिंग रखी, और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सबके पास एक जैसा है, तो सबका हिस्सा है, सबके पास एक जैसा है, तो इसका मतलब इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा। ये पार्टिकल फंडामेंटल है, तो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली खोज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये नहीं बदला, ये रेशो नहीं बदला। कहा? हाँ, नेट नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इस साइड ही होगी उसकी, नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन की इस साइड ही होगी। मैं कह रहा हूं छोड़ो तुम इसमें गैस छोड़ो, इसमें जाने में लोहा ही तो भर दो, वायर बन जाएगी। पढ़ा हुआ हमने, उसमें भी यही होता है। ठीक है यहां तक बताओ कोई दिक्कत? तो ये थी कैथोड रेस, ये क्या थी? कैथोड रेस। कोई परेशानी इसमें? यहां से रेज निकली कैथोड रेस, इन कैथोड रेस की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम, इन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन बीम इसलिए बोला गया क्योंकि अब हमारे पास एक पार्टिकल था जिसका हम नाम रख चुके थे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सिंबल है उसका, प्राइवेट सिंबल है हमारा, किसी बुक में कैसे भी हो सकता है, शॉर्ट में हम ऐसे बोल देते हैं इसको। तो ये क्लियर है तुम्हारा? ये कोई मॉडल नहीं है एटम का, ये खोज हुई है किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। इसलिए बताया क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस चैप्टर से, तो पता होना चाहिए। ठीक है जो मैंने अभी तक पढ़ा है, याद करो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री शुरुआत की थी इसी चैप्टर से, है ना? जो तुमने आज पढ़ा है तुम इसका आधा भी नहीं पढ़ पाए थे पूरे 1.5 घंटे की क्लास में। तो स्पीड तो इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, बट अभी भी बहुत कम है तुम्हारी स्पीड। इमेजिन करो जेई का बच्चा अलग होता है, ऐसे नहीं है कोचिंग खोल के चालू कर दिया ठीक है भैया सिलेक्शन दिलवा देंगे, नहीं होता है ऐसा। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज इसी से रिलेट होती है, अब हम एनोड रेज की भी बात कर लेते हैं। कैनाल रेज भी बोलते हैं इनको, एनोड रेज भी बोलते हैं, दोनों का पता लग जाएगा क्यों है, एनोड या कैनाल रेज। कैनाल मतलब सुरंग, गुफा, है ना, नहर, संकरा रास्ता, ये सब क्या है? कैनाल। ठीक है, तो एनोड और कैनाल रेज इसको भी देखते हैं क्या बल्ला लेके पैदा हुए हैं। अभी हमारी जेब में क्या आ चुका है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जेब में आ चुका है, और एटम तो हमें पता ही है ना? ऐसे नाम दौड़ दौड़ता है, एटम अणु होता है, परमाणु, परमाणु परमाणु, है ना? तो स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, ऐसी पढ़ते हैं ना एटम की डेफिनेशन, डेल्टन मेंटल 9वीं क्लास की एनसीईआरटी। हाँ खोल के भी देखिए कभी जब थे 9वीं में। किताब थी भाई वो, ऐसे कहां इस्तेमाल कर सकता था तू उसे जो छुपानी पड़ गई है? वो भी ऐसी जगह। अच्छा, स्कूल में एग्जाम में तुमने, ओहो, कोई नहीं, खैर बढ़िया बात है, होना चाहिए। नेक विचार है तुम्हारे बहुत। तभी तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे, किताब नहीं छुपा पाए, पैसा कहां से छुपा पाओगे? सामने देखो, बस 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 सब ठीक हो जाएगा, सामने देखो। अगेन ये क्या बनेगा? पॉजिटिव यहां से कनेक्टेड है, क्या बनेगा? अच्छा, और ये क्या बनेगा? इस बार इसमें वैक्यूम नहीं पेला हमने, नो वैक्यूम एट ऑल, अंदर है कुछ ना कुछ, अंदर कुछ ना कुछ है। अब होगा क्या, अंदर कुछ ना कुछ है तो यहां से कोई रेज नहीं निकलती, यहां से कोई रेज, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता एटम से पॉजिटिव चार्ज बाहर फ्री हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस की गुद्दी पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं है बाहर आ, नहीं, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो एनर्जी देने से बाहर आ सकता है, जो बाइंडिंग एनर्जी फ्री हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन ओनली। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसको तुम फ्री नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कभी नहीं है कि प्रोटॉन बाहर आएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर बाहर आएगा, उसकी रेस बनेगी, वो दौड़ जाएंगी। ये मिथ है, निकाल दो दिमाग से, एनोड रेस चोरी है। इलेक्ट्रॉन सच में बाहर आया था, दौड़ गया था, यहां प्रोटॉन बाहर नहीं आया, दौड़ेगा नहीं। तो होगा क्या? रेस तो यहीं से ही निकलेगी। कौन सी रेस होंगी? वो कैथोड रेस होंगी। वो कैथोड रेस अंदर, इस बार तुमने वैक्यूम नहीं फैला है, तो इस बार अंदर है गैस, आयनाइज होगी, गैस आयनाइज होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 10,000 वोल्ट का ही था ना, पोटेंशियल डिफरेंस था 10,000 वोल्ट का, तो गैस ऑलरेडी आयनाइज हो चुकी थी, ऑलरेडी आयनाइज हो चुकी थी। और आयनाइज होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन फेंके बाहर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फेंकना, बाहर फेंकने का तो मतलब ये होता है कि ये जहां जहां से इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, जहां जहां यहां इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, यहां किसका गुच्छा बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन का बनेगा ना।
अब फिर वो दौड़ना चालू करेंगे, इधर दौड़ेंगे, बारी बारी दौड़ते रहेंगे, ठीक है। और यहां पे कौन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और चार्ज तो इनफाइनाइट होता है ना, चार्ज इनफाइनाइट कह रहा हूं, सॉरी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट होता है ना किसी भी मेटल के पास। तो अगर इनफाइनाइट फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होगा क्या, सुनना, यहां जब आयनाइजेशन हो गया, क्या हो गया, आयोनाइजेशन अगर हो गया इधर, तो जैसे मान लो मैंने इसके अंदर O2 भरा, तो तुम्हें मिल जाएगा O2 प्लस, क्या ये आयन है। तुमने He भरा तो तुम्हें मिल जाएगा He प्लस, तुमने H2 भरा तुम्हें मिल जाएगा H2 प्लस, तुमने H भरा तुम्हें मिल गया H प्लस। कहा, इसमें क्या मिलना चाहिए, 2, हाँ, दो आयंस हो रह जाएंगे ना, होंगे तो पॉजिटिव ही ना। तो मेरे ये कहने का मतलब है, इन सब में से तुम कोई सी भी गैस भर लो, आयनाइज हो जाएगी और ऐसी दिखेगी। अब ये सब आयंस है, सब पॉजिटिवली चार्ज है, इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव आयंस, इन्हीं को बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। तो एक टाइप की गैस भरेंगे, ऐसा नहीं है कि रंगोली चल रही है इधर गैसेस की। कोई एक गैस पिक कर लो, जैसे तुमने ये वाली गैस पिक कर ली, हीलियम गैस पिक कर ली, हीलियम गैस इसके अंदर भरी, तो He प्लस मिल जाएंगे। He प्लस कौन होंगे, He प्लस होंगे पॉजिटिव आयंस, He प्लस होंगे पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड नोड, कैथोड की तरफ भागेंगे, प्रेफरेंस यही होगी। जब वो कैथोड की तरफ भागेंगे तो इसकी थिकनेस है ना कुछ हमारे लिए ना कि बराबर है, हमें इसकी थिकनेस दिखेगी भी नहीं, इसकी थिकनेस इतनी कम है हमें ये दिखेगी नहीं, कैथोड रिंग दिखेगी नहीं हमें, पहली बात तो इतनी कम थिकनेस है इसकी। बट इलेक्ट्रॉन के लिए ये थिकनेस ऐसा होगा जैसे पता नहीं कितनी लंबी सुरंग पार कर लियो, समझ आया। तो इनको बोलते हैं, ये छोटे छोटे जो छेद हुए हैं इसमें डिस्क में, जिस डिस्क का नाम कैथोड है, कैथोड प्लेट भी बोल सकते हो तुम इसे, जिसके अंदर ये छेद है, इन छेद में से जब इलेक्ट्रॉन या फिर आयन जैसी छोटी चीज पास होगी तो उसका ऐसा लगेगा गुफा में से गुजर गया हो, इसलिए नाम रखा गया कैनाल रेज। चार्ज कैसा है उनका, पॉजिटिव, तो ऐसा लगेगा जैसे एनोड से बनकर चली हो और कैथोड की तरफ गई हो, तो क्या नाम रखा गया, एनोड रेज। दोनों ही की बात है, लेकिन एक्चुअल में एनोड से बनकर नहीं चली है, गैस आयनाइज हुई है और वो भागी है, उसके पॉजिटिव आयंस भागे। क्लियर है, ज्यादा कोई परेशानी। अब यहां से जो इधर चले वो पॉजिटिव आयंस थे, पॉजिटिव आयंस थे, और वो जब इनमें से निकले तो इनमें से निकलने के बाद यहां पे एक टेस्ट किया गया, वो टेस्ट था चार्ज कैसा है इसका, टेस्ट कैसा था, चार्ज कैसा है। तो जैसे मान लो मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया तो ये जो आयंस है जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही ये वाला आयन यहां पैराबोलिक पाथ से इधर टकराएगा। अगर ये पॉजिटिव पे टकराया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लोग चलने इसकी इच्छा रही होगी, तो ऐसे लोग तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अभी तो मैं तुम्हें समझा के लाया पॉजिटिव चार्ज था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको नहीं पता था ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है। उसको कैसे पता लगा, इस टेस्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाया इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भागा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो वो भागेगा ना जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो मुझे पता लगा तो पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, ये कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज व्यक्ति थे। और फिर ये एक्सपेरिमेंट करते करते किसी दिन हमने इसका नाम ले दिया, ये भर दी। ठीक है, तो एलिमेंटल हाइड्रोजन गैस जब हमने भरी, H प्लस बनने का मतलब क्या होता है, समझा पाओगे कोई, एक इलेक्ट्रॉन था वही दे दिया और अगले के पास न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो बचा क्या, प्रोटॉन। तो जिस दिन ये गैस भरी और ये एक्सपेरिमेंट H प्लस आयंस के साथ हुआ और जब यहां पे जाके H प्लस आयंस टकराए, तो अब हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज वाला ही एक आदमी है हमारे पास, और इसका भी E बाय M चेंज हो जाता है। समझना, दोनों बात एक साथ समझाऊंगा मैं। ये क्या है, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशो। यहां जो नीचे लिखा गया ये मास ऑफ H प्लस लिखा गया, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू आ गई, समझते रहना, इसकी कोई वैल्यू आ गई, ये भरा, इसका भी कुछ चार्ज टू मास रेशो होगा, वैल्यू आ गई, ये भरा, इसका भी कुछ चार्ज टू मास रेशो होगा, वैल्यू आई कुछ। तो नाइट्रोजन भर के देखी, इसका भी कुछ चार्ज टू मास रेशो आएगा। इनमें से सबसे ज्यादा किसका आएगा तुम्हारे हिसाब से, E बाई एम का रेशो, इसका आएगा ना, चार्ज टू मास रेशो। सबसे कम मास किसका है, डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा, तो ये हाईएस्ट आया, ये क्या आया। और जब ये हाईएस्ट आया तो जो हमने गैस ली थी उसके आयंस का नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली प्रोटॉन की खोज के लिए था। पहले इलेक्ट्रॉन जेब में, अब क्या जेब में आ गया, अब प्रोटॉन जेब में आ गया। ये ऐसा ही टेस्ट हम पहले भी कर सकते थे, जैसे मैं यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, इसको भी क्या कर दूं, परफोलेट, इसको परफोलेटेड बोलते हैं।
परफोलेटेड, क्या बोलते हैं इसको, परफोलेटेड डिस्क। कॉफी वगैरह में भी काम आती है वैसे। यहां पे भी इसको परफोलेट कर दिया और यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उड़ा दिया, तो ये लोग इधर गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट गए, ऐसे तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जाते हैं। तो क्या मैंने ये भी पता कर लिया इलेक्ट्रॉन पे कई सा चार्ज है और प्रोटॉन पे कई सा चार्ज है। क्लियर हुआ? तराजू में तोल तोल के मास नापे, तुम्हें पता है ऐसे तो नहीं हुआ होगा, पक्की बात है। तो जब इनके मास पता लगे, तो मास पता लगने के बाद मुझे ये भी पता लग गया कि चार्ज टू मास रेशो क्या आ रहा है। या फिर ऐसा मान के चलो कि चार्ज टू मास रेशो तो मैंने निकाल लिया होगा ना फोर्स फैक्टर से, चार्ज टू मास रेशो मैंने निकाल लिया होगा फोर्स फैक्टर से, निकाल लिया, ठीक है। मास हमने निकाल लिया होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो ई की वैल्यू नहीं आ गई होगी हमारे पास, तो यहां से ई की भी वैल्यू निकाल लिया हमने, इससे भी आ जाती है, ठीक है। खुद सोचो ना, ये रेशो पता है मुझे, इसमें से नीचे वाले का मास पता है मुझे, तो ई नहीं आ सकता, आ गया। क्लियर है? और मुझे यहां से ये भी पता लगा कि ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ऊपर तो 1.6 है, यहां भी ऊपर 1.6 है, लेकिन यहां ये कम है और ये ज्यादा है। ये कैसे पता लगा? ऐसे नहीं लिख के पता लग गया हो, दोनों एक्सपेरिमेंट हुए तब पता लगा, दोनों एक्सपेरिमेंट हुए तो पता लगा। और एक और चीज हमें ये पता लगी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के 1840 के आसपास होता है। वही मैं जो तुम्हें बता रहा था, मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, 2000 गुना ज्यादा होता है लगभग, वही वाली बात है। क्लियर हुआ? तो इस वाले से मैंने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू मेरे पास है ना। अच्छा, और मेरे पास इसकी भी वैल्यू है, तो जब इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकाली जा सकती है, किससे मल्टीप्लाई करके, 1840 से। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली उल्टा हुआ था, मास ऑफ प्रोटॉन फिर भी कैलकुलेट करने लायक है, तो पहले मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया और उसको डिवाइड किया गया 1840 से, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है, हद ही तो कम है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है सारी बातें? तो ऐसे किसकी खोज हो चुकी है? प्रोटॉन हैज बीन डिस्कवर्ड, इससे पहले इलेक्ट्रॉन हैज बीन डिस्कवर्ड। और अगेन नेवर कंफ्यूज एनोड रेज विद द रेज which are emitted from एनोड, ये बात गलत है। हाँ, गैस आयनाइज हुई है उसकी वजह से आया है, और इसीलिए इसका चार्ज टू मास रेशो फिक्स नहीं था। क्यों? गैस बदलो तो चार्ज टू मास रेशो बदल जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन इस केस में हमारा चार्ज टू मास रेशो फिक्स था, गैस कोई सी भी यूज कर लो। क्लियर है? क्योंकि ये रेज एक्चुअल में प्लेट से बन के निकली थी, ठीक है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में माइन्यूट सा फर्क है, सारी बातें समझ गए हो? अच्छा, इसमें तुम मैग्नेटिज्म का भी टेस्ट कर सकते हो। मैग्नेटिज्म का टेस्ट कैसे कर सकते हो? जैसे पिछले वाले में आओ, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहा दूं, एक्सपोज कर दूं, जैसे मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है परपेंडिकुलरली, तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कैसा मोशन करेगा? परपेंडिकुलरली एंटर करेगा। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सुनते रहना। चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज का नाम इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नीचे जाएगा। पता लग गई ये बात? तो इसका मतलब ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे ये पता लग गया है कि ये भागता हुआ इलेक्ट्रॉन दोनों फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को भी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। हेंस ये आदमी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आदमी है। यही बात मुझे किसके लिए पता लगी? यही बात पता लगी प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन ने भी ऐसे टेस्ट दिए, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घुमा तो प्रोटॉन कैसे घूमता? ऐसे घूम जाता। ये कौन है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो क्लॉकवाइज घूम जाता, अकॉर्डिंग टू द फील्ड यू हैव अप्लाइड। अगर बाहर की तरफ आता हुआ लगाते तो बात अलग हो जाती, उल्टे हो जाते दोनों। क्लियर है बात? अच्छा, ये बात किसने बोल दी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने बोल दी कि देखो हम ऐसे ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं और तुम हमें ऐसे ऐसे बहका सकते हो, फुसला सकते हो, ठीक है। ये बात भी समझ आती है। अब दिक्कत पता है क्या है? तुम्हें पता है तीसरा आदमी बचा हुआ है अभी, कौन है वो? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लो तो जवाब नहीं दे रहा, मैग्नेटिक फील्ड में रख लो तो जवाब नहीं दे रहा, तो इन डोरेमोन जैसी गैजेट से तो नहीं आने वाला न्यूट्रॉन पकड़ गए। सही है? तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है? इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है। अब जो न्यूट्रॉन बचा है उसके पास चार्ज ही नहीं होता, ऐसा चार्ज होता ही नहीं है, या नेट चार्ज जीरो है। उसका नेट चार्ज जीरो है। उसका नेट चार्ज जीरो होने की वजह से ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, ना
मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा। न्यूक्लियर फील्ड नाम की अभी कोई चीज आई नहीं है मार्केट में, होता है बट आई नहीं है ऐसे मार्केट में कुछ खास। तो फिर न्यूट्रॉन की खोज कैसे करें हम? तो न्यूट्रॉन की खोज तो बाद में भी है ना, बहुत बाद में। नहीं नहीं, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूट्रॉन, हाँ शाबाश जियो। उससे पहले जे थॉमसन भैया आए थे, उन्होंने बोला था देखो तरबूज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सबने बोला ये दिख रहा है। फिर उसने बोला देखो इसके अंदर बीज दिख रहे हैं, सबने बोला हाँ ये दिख रहे हैं, हाँ यही हुआ है सच में। तो उसने कहा इन बीज को तो तुम मान लो पॉजिटिव चार्ज, इन बीज को मान लो पॉजिटिव चार्ज, ऐसी है ना, नेगेटिव चार्ज बोला था उसने, हाँ सॉरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वरना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, मुझे इस तरीके से याद है, तुम मत करो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो जो बीज दिख रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। सबने बोला हाँ ये इलेक्ट्रॉन। फिर उसने बोला देखो जो आसपास तुम्हें एक बूंदा दिख रहा है लाल लाल रंग का, हाँ ये इसको बोल दो कि ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, बिखरा पड़ा है ना, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। और ये तरबूज देख रहे हो, तरबूज, ये बोल दो एटम। लोग ओ भाई, तो ऐसे करके एटम डिफाइन हुआ, है ना। फिर रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने कहा ये क्या बदतमीजी चल रही है, देखो यहां से तरबूज को तुमने एटम बोल दिया, पागल पागल हो क्या है। तो फिर उसने कहा ठीक है अगर तरबूज एटम है, मान लो कि ठीक है, तुम पागलों की बात मान भी ली मैंने, तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास अपोजिट नेचर चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, खींचने के बाद एक दूसरे में समा जाएंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा प्रोटॉन सब खत्म नहीं हो जाएगा। तो तुम तो यूनिवर्स खत्म करके बैठे हो और ये कर रहे हो। तो अरे वो अट्रैक्ट करेंगे तब तक अट्रैक्ट करेंगे जब तक हर चीज क्या ना बन जाए, न्यूक्लियस। लेकिन तब तो न्यूक्लियस ही नहीं पता था क्या चीज है, तो तब तो ऐसे ही लगा ना ब्रह्मांड खत्म कर देगा ये आदमी, तो है ना कि बेटा ना गूदा बचेगा ना बीज बचेगा, खा लेना फिर तरबूज। तो पहले रीजन क्या दिया उसने, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे, चुपचाप ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, है ना। एक भगवा और एक हरा कैसे साथ में बैठा सकते हो तुम आज की डेट में। नहीं पहले बैठते थे, अब नहीं बैठने दे रहे ना लोग, क्योंकि अब लोग गाइडेड है, अंधे हैं दिमाग से, खुद से नहीं है, उनको चाहिए कोई हमें अंधा कर दे दिमाग से। तो ऐसे अंधा करने वाले बहुत हैं, उसमें सबसे पहला नाम तो मीडिया है ना। तो कैमरे के अपने आपने दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों है। तो अब तो खैर कैमरे वैमरे की जरूरत पड़ती ही नहीं मीडिया वालों को, अब तो उनके पास वो है CGI, अरे वो होता है ना जिसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में कुछ भी कर लेते हो। एवेंजर कौन सा सच में थी, अरे कौन सा ऐसा आदमी हाथों से तोप के गोली छोड़ रहा है, वो भी बिना मैटर के दिखने वाले, बिना दिखने वाले, एक रेंज आ रही है तबाह करती है, ऐसे तो नहीं होता। तो क्या था वो सब कंप्यूटर में बना के बैठ के बनाया ना, तो वही चल रहा है आजकल। हाँ यही है। अब मान लो कि बाथरूम में वो शूट हो रहा है और वहां पे सीजी जो भी सॉफ्टवेयर है उससे ऐसा बनाया हुआ, क्या आलीशान बंगले में शूट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, बताओ और क्या। खुद का तो आजमा खराब है ही है, खबरों का भी कर रखा है। तो तब तक हमारे यहाँ कोई ऐसी न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं थी, तो हमें लगा कि ठीक है यार ये आदमी कुछ तो सही कह रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है, ये तो नहीं हम बता पा रहे कि तरबूज खत्म क्यों नहीं हो रहा, है ना। फिर उसने एक और चीज बोली कि अगर ऐसा ही है कि ये इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं और इसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन आई है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करवाना जरा। कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, इसने जो एक्सपेरिमेंट करा उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन, अभी बताऊंगा एक्सपेरिमेंट क्या है, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई और वो ऑब्जर्वेशन थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था तो एक्सपेरिमेंट ही ना, तो बेशक इसे भी ना पता हो क्यों हो रहा था, बट एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन तो आ गई। अब वो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन तो कर दो अपने वाले मॉडल से, तो हम तुम्हारा मॉडल मान भी ले। वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया था वो तो इससे आसपास भी रिलेट नहीं हो पाया कभी। तो इसलिए बोला भैया तुम तरबूज बीज सब अपने पास रखो, खाओ बैठ के चुपचाप, हमें पढ़ने दो, है ना। तो फिर रदरफोर्ड आया, उसने करा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट मैंने यहां पे लिख दिया और ये रही गोल्ड फॉइल। अब इसने सोना ही क्यों लिया, सबसे महंगी चीज उठा ली, औरत था इसलिए नहीं, सिंपल सी बात है यार, हमें थोड़ी ना लगा हुआ है सोने से, हम क्या करेंगे सोने का। देखो हम नहीं है सुंदर, और ऐसे कोई भगवान नहीं बना पाया हमें सुंदर, सोना कैसे बना देगा हमें सुंदर, तो हमें वैसे ही मतलब नहीं है गोल्ड से। ये तो राजस्थान की वो पुराने वाली अम्मा है, उनका प्यार है सोना, संदूक में छुपा हुआ, अरे वो ला चुरा के वहां से, एक अम्मा का संदूक कर लेते हैं क्या।
चुराया बोला है मैंने, छीना नहीं। उसे पता था ये तलवार निकाल लेंगे, पता लगे सोने की बजाय स्टील लेके आ रहा हूं, वो भी अंदर पेट में। तो एक संदूक पार कर लाए वो, मतलब वो बेसिकली ऐसा नहीं हुआ है, फालतू की बात है सब। तो गोल्ड क्यों यूज किया गया उसका रीजन है, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल, सबसे ज्यादा मैलिएबल है। ये तो सिल्वर भी होता है, ये सबसे ज्यादा है। और दूसरा इजी है, टू मेक शीट आउट ऑफ गोल्ड इज वेरी इजी। तो सबसे इजी इसी की शीट बन सकती थी, ठीक है। तो एक गोल्ड फॉइल लगाया गया, गोल्ड फॉइल लगाने के बाद इधर रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यहां पे कोई तो रेडियो एक्टिविटी का आदमी रख दिया हमने, इसका नाम रखा हमने पीओ। ये पोलिनियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ऐसी कुछ मेरे ख्याल से 162 या 262 करके कुछ इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, देख लेना एक बार। तो इन शॉर्ट ये है, यहाँ पे जरूरी नहीं है पीओ रखो, कोई सा भी रख सकते हो तुम, तुम्हारा अगर खर्चा पानी ज्यादा है यूरेनियम रख लो। होना क्या चाहिए यहाँ पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहां फिल्टर लगाया, लेड के होते हैं ये फिल्टर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे तुम फिल्टरेशन लगा सकते हो। फिल्टरेशन मतलब जो पार्टिकल इधर उधर भाग रहे होंगे उल्टे सीधे, उसको नहीं जाने देगा, जो सीधे भाग रहे होंगे उसी को जाने देगा। ऐसे ऐसे सीधे पार्टिकल निकले, और ये जो पार्टिकल निकले ये अल्फा पार्टिकल थे। ये कौन से पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब He2+, ये अल्फा पार्टिकल। अब तुमने 2+ लगा ही दिया है तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म कर चुके हो तुम इसके, तो क्या बचा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये सब बाद में पता लगा, न्यूक्लियस वगैरह वर्ड अभी खोज नहीं हुआ था। न्यूक्लियस पहली बार शब्द ही किसने इस्तेमाल किया था, रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस ऑफ He, दौड़ता हुआ जा रहा है उधर, बढ़िया मास होता है इसका, अच्छा खासा मास। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम यहां से ये सीख सकते हो कि चार्ज टू मास रेशियो 4 आदमियों का बहुत जरूरी है। E/me, E/mp, 2E/mhe या अल्फा, और E/mn। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, यहां 0 हो जाएगा तो यह आएगा 0। इसका चार्ज 2e होता है और मास 4m होता है, 4m। और 4m किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। अच्छा ऐसे ही इसका तो mp है ही, और ये mp डिवाइडेड बाय 1840 है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका आ रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन का। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑर्डर कैसे बनेगा बताओ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, और फिर न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का 0 है। क्लियर हुआ, तो अल्फा पार्टिकल दौड़े उधर पागलों की तरह। अब दौड़ने के बाद यहां लगी है गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस है 10⁻⁷ मीटर के अप्रोक्स। कितनी है थिकनेस, 10⁻⁷ मीटर। क्या ये थिकनेस बहुत ज्यादा है, ये थिकनेस उतनी है कि जितना तुम मिठाइयों पे वर्क देखते हो, चांदी के वर्क होते हैं ना, वो लगा देते हैं उस पे, वैसे वो चांदी के नहीं होते। हाँ चांदी के नहीं होते हो, तुम्हें लगे अरे इसने खर्चा तो किया है, नहीं होते वो। तो उतना पतला होगा ये, उससे भी पतला, इतना पतला तुम्हें बेर आई से दिखाई नहीं देगा, तुम्हें ऐसा लगेगा हवा रख रखी है, इतना पतला, ठीक है। इतना पतला लगभग एटम की एक लेयर, इतना पतला लगभग एटम की एक लेयर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ आया तुम्हें। अब यहाँ पे एक और चीज की हमने, इस पूरे फॉइल को एक इग्लू में रख दिया, मतलब एक ऐसे स्फीयर है जो एक तरफ से ओपन है, और जैसे मान लो ये मानने दे नहीं रहा है, ठीक है। ये है गोल्ड फॉइल, दिख रही है, ये गोल्ड फॉइल है। यहां एक ऐसे स्फीयर है हर जगह, और वो स्फीयर सिर्फ इतनी सी ओपनिंग दे रखी है उसने, इतनी सी, बल्कि दिख रहा है। यहां से जो आ रहे हैं उनको नहीं रोक रहा है, जो आ रहे हैं उनको नहीं रोक रहा, बाकी चारों तरफ से घिरे हुए हैं इसको कौन, इग्लू। और ये इग्लू हमने बर्फ से नहीं बनाया, ये बनाया हमने ZnS, जिंक सल्फाइड। इसकी खास बात क्या है, जब भी इससे कोई भी काइनेटिक एनर्जी कंपोजिशन वाला पार्टिकल टकराएगा, कोई भी हो दुनिया का, अगर यहां तक काइनेटिक एनर्जी पहुंची है तुरंत लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसको सिंटिलेशन बोलते हैं। तो ये क्या देगा, सिंटिलेशन।
अब उस इंटिलेशन से मेरे का मतलब हुआ तारे नहीं टिमाएंगे इसमें। तारे कैसे नहीं टिमाएंगे? जहां जहां काइनेटिक एनर्जी आएगी वहां वहां फ्लैशेस आएंगे, मतलब सिंटिलेशन आएगी। तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा यहाँ 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 सिंटिलेशन आया, तो यहाँ सिंटिलेशन आया 1 करोड़, यहाँ सिंटिलेशन आया मान लो लगभग 20,000, यहाँ सिंटिलेशन आया 2 करोड़, यहाँ सिंटिलेशन आया ऐसी मान लो 5-6 करोड़, तो ऐसे करके सिंटिलेशन आए। तो मैं ये पता लगा पाऊंगा किस किस एंगल पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिंटिलेशन आए हैं, इसका मतलब उस पाथ को सबसे ज्यादा पार्टिकल ने लिया है। तो ऐसे करके इसको चीरते हुए जब ये जाएंगे ऐसे करके मुझे क्या मिल जाएगा, एटम का कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा कि एटम है क्या, एटम का कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा एटम है क्या, है ना। जैसे तुमने एक चैनल देखा हो यूट्यूब पे, जेरी रिग एवरीथिंग के नाम से एक चैनल है, वो जो भी मार्केट में कुछ भी नया फोन नया कुछ भी प्रोडक्ट आता है उसको फोड़ देता है, अब फिर काट देता है, तोड़ देता है, जो भी करता है ना। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो हम एटम को भी क्या करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, और हर तोड़े से तो नहीं टूटेंगे। उन्हें तोड़ने का तरीका है अल्फा, उन्हें तोड़ने का तरीका क्या है, अल्फा। अल्फा उसको मोमेंटम प्रोवाइड कर पाएगा ना। हाँ अगर मुझे मान लो इतने से छोटे आदमी को चांटा मारना है, तो मैं ऐसे तो नहीं मार सकता ना, मुझे नीचे जाके उसके लेवल पे जाके मारना पड़ेगा। सही बात है। तुम चाह के भी ये मैं प्रूव करवा चुका हूं, 1 न्यूटन का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं कर सकते, करवा रखा है। तो इलेक्ट्रॉन को हम कभी चांटा नहीं मार सकते, है ना, रैपटर भी नहीं लग सकता उसमें। अब ठीक है। हाँ तो यहां पे एटम्स है, उन एटम पे लेवल का ही तो मुझे उन पे फोर्स देना पड़ेगा, उसी का थ्रू तो देना पड़ेगा जो उसके लेवल पे जाके बातें करे। तो हम ऐसा नहीं है हथौड़ा मार के इलेक्ट्रॉन में या फिर उसमें एटम को तोड़ ले, तो हथौड़े से तो नहीं तोड़ सकते, है ना। इंसान के बारे में भी हम कब पता लगा पाएंगे, जब खोलेंगे इंसान को, तभी तो पता लगेगा हाँ ये अंतड़ियां हैं, ये दिल है, ये हड्डियां हैं, फेफड़ा है, ये गुर्दा है, ये सब तभी तो पता लग पाता है ना, है ना। सर फोड़ के पता, अरे हाँ ये अखरोट है ना, फिर 2 राजमा के दाने भी निकले हैं। तो ये सब कैसे पता लगता है, चीर फाड़ के पता लगता है। तो अगर किसी भी चीज के बारे में पता करना पड़ता है तो उसे तोड़ना पड़ता है पता करने से पहले, है ना। ऐसे ही सिमिलरली किसी इंसान का असली बिहेवियर पता करना पड़ता है तो उसका मनोबल, उसके मोरल्स तोड़ने पड़ते हैं, फिर वो जैसा बिहेव करता है वो उसका असली नेचर है। ऐसा नहीं है यही अप्लाई होती है, हर लेवल पे अप्लाई होती है सब बातें। तो ये मुझे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए मुझे चाहिए अल्फा पार्टिकल दूत, ठीक है। ये दूत इससे जाके मिलेगा, इससे बातें करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, फिर हमें पता लगेगा अच्छा ऐसा ऐसा रहा होगा, है ना। तो अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मुझे कुछ कुछ बातें चाहिए तुमसे, कौन कौन सी। जैसे मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। इतना सा हिस्सा रख लो इसका, इसको वी बोल दो, बचा हुआ क्यों, ठीक है। अच्छा जिस दिन मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सारी हरकतें आपने को पहले से ही आती है पक्का। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है तो मुझे काइनेटिक एनर्जी बता दो इलेक्ट्रॉन की, बोलो जल्दी, सवाल है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, जूल में, दोनों में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज वेल एज जूल, दोनों में बताना है। कन्वर्जन में बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 × 6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। बहुत ही आसान है, एक ही वैल्यू खोल दी, ठीक है। अरे कुछ नहीं रखना भाई, मास काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना, तो क्यूवी ही तो होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई। पोटेंशियल कितना दिया है तुमने, तो कितना आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जूल कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आंसर ही लिख दिया था मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन में उलझोगे क्या, क्या है मतलब कैसे, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ तुम्हारी विद्या से मिट गया था इसलिए यहां लिखना पड़ा। करना जरा एक और भाई साहब, तुमने तो डरी खूब बिठा दिया मेरे जी में, और क्या ये नहीं कर पा रहे हो बताओ। यही सेम 200 वोल्ट के लिए करना, और इस बार वेलोसिटी भी पटक लेना इसमें, बोलो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों। काइनेटिक एनर्जी किससे आएगी, 200 ई तो होगी काइनेटिक एनर्जी, और 200 × 10⁻⁻19 जूल हो गई
काइनेटिक एनर्जी इन जूल, ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत इसमें? टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो इसको, ठीक है। मुझे बताओ इसको इस्तेमाल करूंगा वेलोसिटी में या इसको इस्तेमाल करूंगा? नीचे वाले को इस्तेमाल करेंगे इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है मीटर पर सेकंड में, वो ऐसा यूनिट है, तो मुझे जूल में इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। डन है? ठीक है। एच ई प्लस आदमी है, ठीक है। इस एच ई प्लस को मान लो मैंने 50 वोल्ट पे रखा, 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा। एच ई को 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। दोबारा दोबारा दोबारा, काइनेटिक एनर्जी कितनी? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 50 इंटू 1.6 गुणा में 10 की घात 9 की 19 जूल। आ गई, खत्म। वेलोसिटी ऊपर वाले को किसके बराबर कर देंगे? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। इधर लिखा जाएगा 50 इंटू 16 पंजा 80 होता है ना, तो क्यों नोटंकी करे, सीधा लिख ले जूल। अब जूल वोल भी नहीं लिख रहा। अब मुझे चाहिए मास ऑफ एच ई प्लस, वो कहां से लाएंगे? अब मैं बताता हूं कैसे, सुनना। ये एच ई प्लस है, एच ई प्लस का मतलब एक प्रोटॉन बचा है, दो होते हैं। आओ थोड़ा सा बेसिक ज्ञान। जेड का होता है, जे आदमी का नाम, सही है। अच्छा, ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? कोई परेशानी? अच्छा, ये np प्लस एन एन के बराबर होता है, या ये मास ऑफ नंबर ऑफ वन प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस ऐसे करके होता है? बाद वाला। तो इसको एक्चुअल में क्या लिखना चाहिए मुझे? बोलो। मास ऑफ एक प्रोटॉन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ एक न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ है, परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है। सुनना, ये जो एटॉमिक मास होता है, ये दोनों के समेशन से ही आता है, इसमें मास की मल्टीप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये तो टोटल मास है। तो टोटल मास है उस आदमी का, एक्चुअल मास है। अरे मास थोड़ी निकाल, एटॉमिक मास मास नहीं होता, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रिलेटिव मास है, गिनती से आएगा वो। और वही गिनती जो तुम ऊपर लिखते हो 16 और ये 9 4, ये सब क्या है? 4 तो होता ही नहीं, खैर तो ज्यादा है। तो ये चीज नहीं है जनाब, वो एक्चुअल में मास है। तुम्हारे तो यही डाउट क्लियर नहीं होते यार, यही बेसिक ही पढ़ते रहो भाई साहब, पूरी जिंदगी बेसिक ही पढ़ते रहो हैं, ऐसे कि बिल्कुल धरती में गड़ के मानोगे। हाँ, अगली बात बताओ। अब अगली बात यह है, हीलियम के बारे में बात करें अगर हम। हीलियम आदमी है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, और 4, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे समझ? अरे तभी तो न्यूट्रल होगा वो आदमी। मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने होते हैं? 4। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो इसके पास 4 आदमी है, इनका कोई मास नहीं है। क्यों? क्योंकि 1800 या 2000 गुना ज्यादा कम भारी है। एक तो वैसे ही है छोटे छोटे मास के, उसमें भी 2000 गुना कम कर दिया तुमने, तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं मास में। इनका मास सब्सटेंशियल नहीं है कंपैरिजन टू एटम, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो मुझे बताओ He का मास बिल्कुल इनके बराबर होगा ना? आ रहा है समझ? और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो मैं लिख दो इसको मास ऑफ न्यूक्लियन, क्योंकि दोनों है तो आदमी ही न्यूक्लियन के। न्यूक्लियर मतलब जो भी न्यूक्लियस को बिलोंग करता है इस न्यूक्लियन, ठीक है। मुझे बताओ टोटल 4 मान लो, 4 न्यूक्लियन है, एक का मास एमपी है, तो 4 का मास 4 इंटू एमपी, 4 इंटू एमपी। क्लियर हुआ? कोई परेशानी? ठीक, आ जाओ इस पे। तो मास कितना होगा इसका?
ठीक है। 4 एमपी इसका मास है, बट ये मुझे एमपी अभी नहीं पता मान लो, तो मैं एमपी भी ढूंढ के ला सकता हूं, समझ रहा, क्योंकि केमिस्ट्री है, पिछला पढ़ा चुका हूं ना, इस्तेमाल करूं अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मोलर मास याद है, ममो मास, तो मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स और इन सब के बीच में एवोगैड्रो वगैरह के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है गिवन मास अपॉन ममो मास इज Na, मतलब 1 मोल। क्लियर है, पक्का, ठीक है। मुझे ये बताओ 1 मोल कितना होता है, पॉइंट छोड़ो, अप्रोक्सीमेशन में खेल रहे, एटम का मास इज, हीलियम का मास कितना होता है 4। ये कौन सा मास लिखा है मैंने, एटॉमिक मास लिखा है, तो इतने मोल्स मिला के इतना ग्राम हीलियम दे जाएंगे। आज के दिन ये बात अच्छे समझ में आती है, क्योंकि मैंने क्लास की शुरुआत ही इसी लहजे में की थी, ये सब कंफ्यूज लग रहे तुम्हें, है ना। क्या इतने एटम का मास 4 ग्राम होगा, किसकी है ये, किसकी बात करें, हीलियम की अगर बात करें, तो एक एटम का मास कितना होगा, हो गया जादू, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट में आंसर निकाल रहा हूं, तो मुझे ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में, और ये तो अपने इसी यूनिट में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बराबर 8 इंटू सॉरी वी स्क्वायर तो रह गया, जो निकाल रहा वही स्किप, ठीक है। 16 माइनस 19, ये आंसर, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, इस तरीके से मास निकालना पड़ेगा तुम्हें, ये खुद निकाल के लाओगे तुम, किसका मास, हीलियम का। क्लियर हुआ। ये वेलोसिटी आ गई, सुलझा लोगे इसे, 4 चौक 16, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करके फेंक दो, इतना मुश्किल नहीं है। 6 दूनी 12, 12 चौका 48, रूट 48, पावर देखते हैं, ये 3 ऊपर भेजो, 19 में से 3 क्या 16, तो 16 का टाइम्स पावर माइनस 8 बार आ गया, बचा 23, 23 बोले तो अगर ये 22 होता 11 बार आ जाता, रूट के अंदर 480 बचा हुआ है, समझा लोगे ऐसे कर पूरा के, ठीक है। अच्छा अब ये वेलोसिटी आ गई अपने पास, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो इस आदमी की, निकाल पाओगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, के जिसकी वैल्यू तुम जानते हो 9 गुणा 10 के बाद 9, के इंटू Q1 कितना 1 E, क्यों, क्योंकि एक तो लूज कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, He प्लस का मतलब 1 भगा चुका है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1, और ये माइनस का होगा, ये कैसा होगा, फिर 4E, ये कैसा होगा प्लस का, ये कहां है न्यूक्लियस पे चार्ज, ये किस पे है के Q1 Q2 ना, क्यों 2 प्रोटॉन होते हैं तो, लेकिन आदमी तो 4 है उधर, दिक्कत कहां है, हाँ न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो इसीलिए इनको चारों के चारों को नहीं गिनेंगे। यहां 4 क्यों लिया था, मास कंट्रीब्यूट, मास में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही ना, लेकिन न्यूक्लियॉन, सभी न्यूक्लियॉन चार्ज में कंट्रीब्यूट नहीं करते, चार्ज में सिर्फ प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसलिए 2E, ठीक है। ऊपर वाला क्लियर है सब, नीचे क्या लिखा जाएगा, दूरी r², और ये r तुम्हें देगा, वो ये r तुम्हें देगा, पोटेंशियल एनर्जी है तो r, और अगर फोर्स पूछ लेते तो r², क्या ऐसे करके सब कुछ निकाला जा सकता है, बट मुझे 12वीं क्लास के सिर्फ 2 फॉर्मूले चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का और फोर्स का। क्लियर है सारी बातें, ठीक है। अच्छा मान लो अगर वो मेरे से ये ना देता और पूछ लेता तो, आर पूछ लेता तो दिया तो है अगले ने 50 वोल्ट, रख दो इधर, किस में कन्वर्ट करके, लेकिन जूल में कन्वर्ट करके, तो आर मीटर में आ जाएगा, खुद ब खुद किस में आ जाएगा, मीटर में। यहां तक सारी बातें बताओ, क्लियर है क्या, पक्का। तो यही सारे काम तुम Li2+ के लिए कर लाओगे, क्या क्या निकालना है, फोर्स, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के देता हूं, घर से वो करके लाना, ये नहीं, छोड़ो उसको, घर से ये करके लाना। 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अगेंस्ट एक 40 वोल्ट का डी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा दिया,
लगा दिया। आदमी तुम्हारा Li 2+ है, तो तुम्हें क्या क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, V निकालना है, R निकालना है, F निकालना है, ये सारी बातें निकालनी है। इसका मतलब समझ आ रहा है, 40 वोल्ट का डीएक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा दिया। हाँ, तो एक्चुअल में पोटेंशियल क्या आ जाएगी, 160 के हिसाब से ऐसा मान के चलो कि अगले वाले ने 160 पोटेंशियल दिया, बस 200 में से तो 40 डीएक्सेलरेटिंग वाला खा गया। क्लियर हुआ? कोई भी परेशानी हो तो हाथ तक बताओ, कर लाओगे इसे, या तुम्हारा हो, कर लोगे? चलो एकदम। अच्छा हम थे कहाँ, रदरफोर्ड पे, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की समझना। अब मैं पिछला सेटअप नहीं बना रहा, मैं बस अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ बना रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल दौड़ता हुआ बना रहा हूँ। अब मैं ना तुम्हें वो दिखा रहा, विंडो दिखा रहा लेड वाली, वो भी हटा दी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ सीधा ही जा रहा है ये, जहां फॉइल रखा हुआ है और इस फॉइल के चारों तरफ इग्लू है जो सेंटिलेशन देगा, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन लिखवाता हूं क्या क्या हुई है, ऑब्जर्वेशंस, और ये सारी की सारी कैसी है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जो हुआ वो उसने लिख लिया, जो हुआ वो उसने लिख लिया, ठीक है, क्योंकि वो भी जनरल लिखता था, शौक थे उसके। आजकल पता नहीं क्या क्या शौक बना रखे लोगों ने, लिखते नहीं, जनरल लिखने लग जाते हैं। हम जर्नल लिखते हैं, नहीं पता क्या होता है, एक छोटी सी डायरी होती है सुंदर सी। अच्छा हाँ ठीक है, मेरी गलती, इतने पढ़े लिखे नहीं हुए ना अभी कि तुम्हारे लेवल पे आ जाए। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई है वो लिखी उसने। ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अल्फा पार्टिकल यहां गए, कितने अल्फा पार्टिकल है, दुनिया भर के हमारे पास इनफाइनाइट अल्फा पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, इनफाइनाइट अल्फा पार्टिकल है। इसको जूम किया गया, खैर वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा। तो उसने जो ऑब्जर्व किया, वो पहली चीज ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट, एंगल नहीं लिख रहा हूं मैं, थीटा यूज कर रहा हूं, थीटा लेस देन 90। ज्यादातर कहां भाग गए, डिफ्लेक्ट हुए जिनका एंगल थीटा से कम था। ये कहां से नापा है, क्या है, सब बताऊंगा। उसने जो ऑब्जर्वेशन लिखी वो बता रहा हूं। दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने लिखी कि फ्यू वेंट एट 90 एंड थीटा, थीटा बराबर 90 एंड ग्रेटर देन 90, 1 इन मिलियन। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्स रूल है कि भगवान ऐसे ऊपर से देख रहा है, अच्छा 1 2 3 1 मिलियन भगाओ वापस। अप्रोक्सीमेटली, रफली 1 मिलियन, 1 इन मिलियन इज डिफ्लेक्टेड एट थीटो बराबर 180। इन सभी एंगल को एक्यूट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, और इसको सप्लीमेंट्री। तो हाँ, क्या स्ट्रेट एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, एंगल में भी ऐसे होने लगे स्ट्रेट है कि नहीं। तुम तो भाई बहुत आगे निकल रहे हो, एंगल में ही बाइफरकेशन कर दी कि एंगल नीला है, पीला है, रेनबो है, तुझे बहुत पता है बे। लीनियर, ठीक है। खैर ये ऑब्जर्वेशन हुई। अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे लिखी, ऑब्जर्वेशन तो करना इजी है ना भाई, जो हो रहा है लिख लो। तो उसने लिखा कैसे, उसे मोस्ट ऑफ दिस इंटिलेशन कहां मिले, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहे थे ना, ये अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है, सुंदर है ना। ये किसकी ट्रैजेक्टरी है, अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी है। इस अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी में ये वाला और ये वाली लोकेशन 90 डिग्री पे जाके मिलेंगे तुम्हें। देखो कहां मिलेंगे, 90 पे जाके। तो जो मोस्टली सिंटिलेशन मुझे मिले होंगे कहां मिले होंगे, यहां। सबसे ज्यादा तारे यहां से यहां टिमटिमाए होंगे, और यहां से यहां टिमटिमाए होंगे। क्लियर हुआ। फिर कुछ तारे यहां से यहां तक, यहां, अरे यहां से यहां तक टिमटिमाए होंगे। तो कुछ 90 और 90 से ज्यादा पे निकलेंगे कुछ, लेकिन ज्यादातर कहां निकले हैं, ज्यादातर यहां दिखे हैं तुम्हें, ठीक है। ज्यादातर इस चांद पे दिखे हैं, उससे आगे थोड़े कम हो गए। और 1 इन मिलियन एक पार्टिकल ऐसा हुआ यहां से वापस यही निकल लिया, ऐसे आया 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 और वापस निकल लिया। कितने में, 1 मिलियन में एक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1 मिलियन, 1/1 मिलियन इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये सारी उसने ऑब्जर्वेशन लिखी। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, मैंने तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाई है, मैंने तुम्हें एज अ क्वेश्चन बताया, या सोचने का तरीका मैं तुम्हारा जानना चाहता हूं
ये जो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है तुम्हारे सामने, तुम इससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो? चीटिंग मानी जाएगी अगर तुमने मॉडल पहले पढ़ रखा है। भाई ऐसा नहीं है ना साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके बनता है। साइंटिस्ट वो होता है जो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन आती है उससे ये बता पाए हो क्या रहा होगा। सबसे मुश्किल काम हो रही है। तो रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन देखी और फिर कुछ कमेंटबाजी करी, और वो कमेंटबाजी ही क्या होती है? थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं। तो कमेंट करो तो भाई साहब ऐसे करो थ्योरी बने, है ना। अब ये दो फोन पे म्यूट करो इसको, होता भी नहीं है। पावर ऑफ कर दूं क्या? तो पहले काम की बात करना सीख, फालतू की बात में सीख लो। ये सारी बातें क्लियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत? अब ऑब्जर्वेशन से क्या क्या थ्योरी डेवलप की जा सकती है वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले इनका रीजन ये रहा होगा कि मान लो यहां बना रहा हूं चीजें, ये एटम है, सुनते रहना, ये क्या है? एटम है। इस एटम में से मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए अनडिफ्लेक्टेड। मोस्टली कैसे निकल गए? अनडिफ्लेक्टेड मतलब एंगल जीरो बनाने वाले, एंगल जीरो बनाने वाले। तो हाईएस्ट नंबर मुझे कहां मिला? एन मैक्सिमम कहां मिला? एट थीटा बराबर जीरो पे। एन मैक्सिमम कहां मिला? तो इसका मतलब क्या है? मोस्टली पार्टिकल कैसे चले गए? अनडिविएटेड अनडिफ्लेक्टेड, सीधे के सीधे निकल गए ऐसे, ठीक है। और इससे आगे वाले तो पक्की बात है सीधे निकले गए, वहां आइटम ही नहीं है, ठीक है। बट कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो थीटा छोटा है 90 से, उस पर डिफ्लेक्ट हो गए। थीटा छोटा है 90 से, उस पर डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहां दिखाई दिए होंगे, देख पा रहे हो? यहां दिखाई दिया होगा ये वाला, हो पा रहा है रिलेट? ठीक है। और हमारा चांद सितारा सूरज से भी प्यारा एक पार्टिकल कहां निकल गया? निकला ही नहीं, वो घर वापस आ गया, सुधरा हुआ बच्चा था, हाय बोला, वापस। समझ आया? ये सब हुआ होगा। अब इससे क्या पढ़े हम? इससे भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की जा सकती है। हुआ ये कि ये पार्टिकल वापस आ गया और ये अल्फा पार्टिकल था और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं, उनको एज इट इज मोड़ देना मजाक की बात नहीं होती। तो या तो यहां पे कोलिजन हुआ है, या तो यहां पे कोलिजन हुआ है, या फिर मोमेंटम इस तरीके से कंजर्व रहा है कि फोर्स कौन से लगे होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे फोर्स लगे होंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरीके से लगा होगा, इस तरीके से लगा होगा कि मोमेंटम पलट भी गया और कंजर्व भी रहा। इसका मतलब यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था इसकी लाइन ऑफ एक्शन में। मतलब क्या है इसमें? यहां क्या रखा होगा? पॉजिटिव चार्ज रखा होगा इसके लाइन ऑफ एक्शन में। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास तक तो नहीं पहुंच सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी है। हैवी क्यों? क्योंकि ये यही है, ये 180 भाग गया। अगर ये कोलिजन होता, मान लो अगर ये कोलिजन होता, तो कैसा कोलिजन होता है? टकराया और उसी वेलोसिटी से वापस आ गया। ये तो तब होता है जब दूसरे वाले का मास इनफाइनाइटली लार्ज हो पहले वाले से। जैसे दीवार पे खींच के बॉल मारो, 30 से फेंकी, 30 में हाथ में आ गई, तो दीवार से ही तो हो सकता है काम, है ना। तो इसको तो मिला नहीं सकते हो, और ये वाला वापस आ गया। और मुझे पता है जैसे जैसे बीच में ऐसे ऐसे जाते रहते हैं दो पॉजिटिव चार्ज, तो बीच की दूरी घटती है, और मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ज है। तो कौन सा फोर्स लग सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर। तुम आर घटा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, और ये रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है? तुम्हें कैसे पता रिपल्सिव है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो अट्रैक्टिव, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो रिपल्सिव। क्लियर है? ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा फोर्स लगा है? कोलिजन हुआ ही नहीं, एक्चुअल में क्या लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया। तो इसका मतलब यहां पे एक बहुत ही मैसिव सी चीज है, मैसिव, मैसिव एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, मैसिव एंड। अब दुनिया में पहली बार एक वर्ड कोइन हुआ, न्यूट्रॉन। उससे भी पहले न्यूट्रॉन भी नहीं, न्यूक्लियस।
ठीक है। न्यूट्रॉन कहां से आएगा? केमिकल रिएक्शन नहीं, कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियर रिएक्शन। जब तुम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे वहां से इसमें से क्या निकल के आएगा? एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज सबसे मुश्किल थी क्योंकि मुझे कौन सी रिएक्शन करानी पड़ी? न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ू, किसी एलिमेंट में कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ू, तो मान लो मैंने इधर रख दिया बेरिलियम और इसमें कुछ जोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और यहां मुझे कार्बन मिल गया। इधर का कोई आदमी इधर नहीं दिखा, तो ये कौन सी रिएक्शन? केमिकल तो नहीं होती है ऐसी रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। क्योंकि जब तुमने अभी अभी डेफिनेशन दी थी कि Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल दिए, जैसे मान लो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 7, ऑक्सीजन के 8। ऑक्सीजन था, एक प्रोटॉन निकाल लिया, अब उसका नाम क्या रखना पड़ेगा मुझे? नाइट्रोजन। वही हुआ, ये होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो मजाक का खेल तो है नहीं। क्या? हाँ, अब इसमें ना तो एनर्जी ना मास, कुछ भी कंजर्व नहीं रहता। ठीक है। तो ये हम कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। फिजिक्स चैप्टर में न्यूक्लियस चैप्टर है। जैसे तुम्हारे 3 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियस, ये 3 चैप्टर है। वहां पे जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहां पे ये सब चीज रिएक्शन पढ़ेंगे। खैर, अभी यहाँ पे ये चीज पढ़नी है हमें। तो मैसिव पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम क्या रखा गया? न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, इसने 1 मिलियन में से एक पार्टिकल वापस भगाया है और बाकी सारे अनडिफ्लेक्टेड निकल गए हैं, और इसके आसपास वाले जो इसके जितना पास था, जैसे ग्रीन वाले इसके ज्यादा पास थे, तो वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए? ग्रेटर देन 90। जिससे थोड़ा दूर है वो एक्यूट एंगल पे, और जो बहुत ज्यादा दूर है 0 डिविएशन। तो जैसे जैसे दूर जाओगे इसका इफेक्ट कम होगा। तो इसका मतलब मोस्टली पार्टिकल अनडिविएटेड चले गए। इसका भी एक मतलब है अपने आप में, वो है कि एटम मोस्टली एम्प्टी है। एटम मोस्टली एम्प्टी है, मोस्टली एम्प्टी। अब दिक्कत यह है कि यह आदमी 99% खाली, मास सारा का सारा यहां, मास सारा का सारा यहां। तो अब हमें कुछ कुछ पिक्चराइज होने लगी, किसकी? हमें पिक्चराइजेशन होने लगी कुछ कुछ एटम की। अब धीरे है, चलता है, बहुत धीरे भाई। हाँ, ये चीज अभी भी दिखी रही है तुम्हें? तो इन ऑब्जर्वेशन से ये मीनिंगफुल चीजें निकालना इज एनालिसिस, वो साइंटिस्ट कर पाता है। ठीक है। हम जैसे दूध दही वाले लोग नहीं कर पाते। नहीं भाई, क्यों? वो उसी से जीवन बस रहा हमारा, और क्या खाएंगे हम? नहीं, अगर होता तो अच्छा होता, यहां से तो अच्छा ही होता है ना। एक स्प्लेंडर तो होती और 4 भैंसे होती। देख रहा? तो एसेट्स होते हैं अपने पास। ये एसेट थोड़ी ना है, बता लैक कर रहा है इतना खर्चा करने के बाद भी। जितने का ये आया उतने में 2 भैंस आती। वो तू लगा ले, अब भैंस कितने की आती है? अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन आ गई। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? एटम मोस्टली एम्प्टी है। कितना एम्प्टी है? 99%। सारा का सारा मास कहां है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास होता ही नहीं, एटम के मास में कंट्रीब्यूशन कुछ करता ही नहीं। कौन? इलेक्ट्रॉन। सारा का सारा मास किसके पास? न्यूक्लियस के पास, और ज्यादातर एम्प्टी। ऐसे बोला गया, जैसे फेमन वगैरह के तुम एक्सपेरिमेंट अगर पढ़ो, तो अगर तुम एप्पल के साइज को न्यूक्लियस बोल दो, तो एटम का साइज हर जितना बड़ा होगा। ये सब है। जैसे एक कंचे को तुम अगर न्यूक्लियस बोल दो, तो जो सबसे बड़ा ग्राउंड तुम इमेजिन कर सकते हो क्रिकेट वगैरह के, स्पोर्ट्स वगैरह के, वो ग्राउंड जितना बड़ा साइज एटम का होगा। क्लियर है? तो ये सब हमें ऑब्जर्वेशन थोड़ी थोड़ी हुई, तो एटम का थोड़ा पिक्चराइजेशन होने लगा, है ना। टेंशन मत लो, अभी 1-2 क्लास तुम जो भी पढ़ने वाले हो सब गलत पढ़ने वाले हो, पहले बता रहा हूं, है ना। क्योंकि उसके बाद क्वांटम मॉडल भी तो है ना, दिक्कत है। तो अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, और इस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट है, झूठ तो वो भी नहीं कह रहा आदमी, एक्सपेरिमेंट है, जैसा हुआ बड़ी ऑब्जर्वेशन आई एकदम मस्त। ठीक है। अब जो जो हुआ उसको मैथमेटिकली पिरो लेते हैं, बिना मैथ्स के तो चीजें ही अधूरी है, साइंस ही अधूरी है। तो हमने कहा कि देखो, ये आदमी यहां से चला, यहां आया, ये हीलियम था, गोल्ड फॉइल था, 2 एटम के बीच की दूरी अगर 1 मीटर कर दें, तो इन एटम के साइज के अकॉर्डिंग इस 1 मीटर को क्या इनफाइनाइट नहीं बोला जाएगा? और मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, सही बात है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे पीई कितना रहा होगा? समझ आया? ये 180 घूमा है। कितना घूमा है? कोई भी चीज लीनियर मोशन करती हुई 180 पे सिर्फ तभी मुड़ सकती है जब यहां इसकी वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहां कौन 0?
पूरे रास्ते में कोई नॉन मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, ना नॉन मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन है, सारी की सारी मैकेनिकल में कंजर्व्ड है। तो काइनेटिक पोटेंशियल में बदल सकती थी, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल सकती थी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम थी, और जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी है वो, अब मैं लिखूंगा इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, फिर लिखूंगा इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, और कंजर्व कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पी इनिशियल, के ई इनिशियल बराबर के ई फाइनल, पीई फाइनल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इधर कौन जीरो है, ये, यहां कौन जीरो है, ये। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पॉजिटिव होगी, तो क्या होगा के Q1 Q2। अब सुनना ध्यान से, Q1 कौन है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पे चार्ज कितना होता है, 2e, के डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और ये मान लो गोल्ड की बजाय कुछ और लेता तब भी मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता क्या, क्यों नहीं होता, होता। आज तो है हमारे पास वो शक्तियां कि जो मैलिएबल कर ले किसी को भी। इंसान रख लो यहाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, कर दो चपटा, बिछा के रोड पे खुरस दो। अब है हमारे पास बुलडोजर नाम की चीज, ठीक है। तो अब यहां पे कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन तो वैसे ही आएंगी ना। गोल्ड लेने का एक ही रीजन था, क्या था, मैलिएबल डक्टेबल, बस ये, और कुछ नहीं। तो मैं कुछ और भी ले सकता था ना, मेटल एक्स भी ले सकते थे हम, ठीक है। अरे एम, अच्छा हाँ, हम कोई भी मित्तल ले सकते थे, ठीक है। तो मेटल एक्स लिया हमने, अब उसका उसका चार्ज कैसे लिखेंगे, जेड, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जेड लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया जेड, कोई आपत्ति इसमें किसी को। और ये रिपल्सिव नेचर के फोर्स है तो कैसी लिखी जाएगी, पॉजिटिव, सही है। नीचे क्या लिख दूं, दोनों के बीच की दूरी, है ना, सॉरी आर, दोनों के बीच की दूरी। अब ये दोनों के बीच की दूरी भी अपने आप में खेल है, समझना, इसको आर बोल रहा हूं मैं। क्या कोई भी अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट से आगे जा पाएगा, हैंग से होगे, चुप बैठ जाते हो, 2 रुपए की चीज नहीं चल रही, नर्सरी पढ़ रहे हो। इस पॉइंट से आगे कभी भी अल्फा पार्टिकल जा पाया, अरे चला जाता, चीर ना देता इसको, और कैसे चीर लेगा। इसका न्यूक्लियस 4 आदमियों वाला है, अगला गोल्ड है, उसका न्यूक्लियस 80 के दुगने 160 फैमिली वाला है। ये 4 लोग कैसे 160 को मार लेंगे भाई, इतना तो समझ में आता होगा, दूर से देख के नहीं भागेगा। तो मैक्सिमम कितना पास आया होगा, मैक्सिमम कितना पास आया होगा, उस पॉइंट से लेके न्यूक्लियस तक की दूरी को क्या बोला गया, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब मैक्सिमम कितना पास आ पाया। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, अरे 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 क्लोजेस्ट अप्रोच। बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि छोटा होगा तो अपने आप नॉर्मल साइज आता है। देख रहे हो, भैंस इससे अच्छा काम करती है। एक मुक्का तो डिजर्व करता है ना। नहीं मैं सह लेता हूं, मैं इंसान हूं ना भाई। ऐसे रेड बुल खा के पैदा नहीं हुआ था ना, सहता नहीं, सहता नहीं, मुझे पता भी नहीं ना, देख इससे प्रूफ होता है ये है क्या चीज। खैर, ये दोनों को बराबर कर दिया हमने, इसको जेडी क्यों बोल रहे हैं, समझ आया। और जो नीचे लिखा हुआ है अब इसको क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट। और ये क्लोज अप्रोच ही हम पता क्या बोल देंगे अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में चुपचाप, साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसी को क्या बोल देंगे हम, साइज ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस का फैलाव कहां तक होगा, जहां तक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया होगा जहां से, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब यहां से आर निकाल रहे हैं हम, आर कौन बराबर, आर बराबर लिखना जरा, आर को इधर भेज दो, नीचे काइनेटिक एनर्जी भेज दो, तो ये लिखा जाएगा के ई स्क्वायर 2z डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है और उस एलिमेंट का नाम पता है तो तुम उसका साइज निकाल सकते हो न्यूक्लियस का। कितना आसान कर दिया इसने काम। तो हमें पहली बार लगा तरबूज से ऊपर उठ पाए हम, क्योंकि आदमी बता रहा है बहुत अच्छी अच्छी बातें, है ना। ऐसे नहीं बोला तरबूज देख रहे हो, बीज देख रहे हो, गूदा देख रहे हो, ये सब नहीं बोला इसने, है ना। इसलिए बोला कि तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो तो चुपचाप ये सुन लो, क्योंकि देख ही नहीं पाते हो,
है ना। इन शॉर्ट एटम हम आज भी नहीं देख पाए हैं कैसा है, आज भी नहीं देख पाए। तो उस जमाने में आदमी उस एटम के बारे में कमेंट कर पा रहा था जो कभी किसी ने देखा नहीं है, शायद देख भी ना पाए। वो साइंटिस्ट है जो उस आदमी में कमेंट कर बजाए जो ना दिखता ना कभी दिखेगा, है ना। तो ये आर आ गया अपना, और इसी आर को क्लोजेस्ट अप्रोच, साइज ऑफ न्यूक्लियस, फलाना फलाना वगैरह वगैरह बोला हमने। ये सारी बातें क्लियर हुई हैं, कोई परेशानी? ठीक है। फिर इसने एक और बहुत बढ़िया बात करी, एक और बहुत बढ़िया बात ऐसे की इसने कि देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो तुमने बात ही नहीं करी। ये न्यूक्लियस वगैरह तुमने पता लगा लिया, ठीक है, न्यूक्लियस नाम भी रख लिया। इलेक्ट्रॉन भी तो थे जो कहां से आए थे, कैथोड रेज से। एटम का वो भी तो एक हिस्सा होता है ना, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबके पास है, तो एटम के पास भी तो होना चाहिए, तभी तो फंडामेंटल मानेंगे। तो वो कहां है? तो उसने कहा वो भी है। देखो वो कैसे है, मुझे बताओ। तुम कोई भी एटम देखते हो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इस पे एफ नेट 0 होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नेट चार्ज कितना है? 0। अगर नेट चार्ज 0 है तो फोर्स भी कितना? ठीक है। तो उसने कहा देखो के माइनस ई, जेड ई प्लस का है और ये माइनस का है। क्यों? क्योंकि वहां न्यूक्लियस का चार्ज है और यहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का चार्ज निकाल रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और, या फिर मेरे को क्या पता भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा ठीक है माइनस एन ई, और ये एन इंटीजर है। एन इंटीजर कैसे बोला मैंने? क्वांटाइजेशन, शाबाश। के यहां पे लगा ही हुआ है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब लगभग क्लोज अप्रोच की बात कर रहे हैं, नीचे आर स्क्वायर। सही है, ये पक्की बात है। नेगेटिव का आएगा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर 0। ये जोड़ के 0 आता है, क्योंकि ये अलग से 0 थोड़ी ना आएगा। अगर ये अलग से 0 आ जाता, आर भी 0 होता, सब 0 हो जाता, दुनिया खत्म हो जाती फिर से। तो ये कौन है एम वी स्क्वायर बाय आर? अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको इस लहजे में लिख रहा हूं, अगर मैं इसको इस लहजे में लिख रहा हूं तो सेंट्रीपिटल बोला जाएगा। और अगर मैं इसको इस लहजे में, और दोनों बहुत अलग अलग है, ऐसे नहीं है सेम फोर्स है, देखने के नजरिए से दोनों फोर्स बदल जाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्या लिखा हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल है, वो सेंट्रीपिटल है। यहां पे मैं किस फ्रेम में हूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और एग्जैक्टली मेरे से अच्छा तेरा आंसर है इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में। मेरे से अच्छा आंसर है कौन से फ्रेम में? इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में, जिसको मैंने क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करते हैं एक्सेलरेट, तो मैंने क्या बोला इसको? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये इनर्शियल फ्रेम से लिखा हुआ है। ये किससे लिखा हुआ है? इनर्शियल फ्रेम। जैसे एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल है, डोरी बांधी पत्थर में और घुमाया पत्थर ऐसे गोल गोल, तो पत्थर बाहर भी नहीं भाग रहा, अंदर भी नहीं आ रहा। बाहर क्यों नहीं भाग रहा? हाँ, जैसे ही धागा टूट जाएगा तो वो उसी 90 डिग्री की ट्रैजेक्टरी पे सीधा स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो पत्थर बाहर क्यों नहीं भाग रहा? अब मैं बताता हूं, जो बाहर फोर्स लग रहा है, जो बाहर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन फील कर रहा है? पत्थर। पत्थर पत्थर। ये कब पता लगेगा तुम्हें? जब कौन से फ्रेम में चले जाओगे? पत्थर के फ्रेम में चले जाओगे। तो अब उस फोर्स को नाम दोगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल कतई भी नहीं है, दोनों कोएग्जिस्टेंशियल फोर्स नहीं है ये। ठीक है, जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं हो सकता, और जहां अंधेरा है वहां रोशनी नहीं हो सकती, एक दूसरे के एब्सेंस में आते हैं। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल है, ये दोनों एक ही बात नहीं है। ठीक है, तो जिस फ्रेम से, क्योंकि तुम पत्थर के फ्रेम में हो तो तुम्हें अपने ऊपर एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक और फोर्स भी तो दिखाई देगा तुम्हें अपने ऊपर लगता हुआ, टेंशन। तो अब T प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ये वाली इक्वेशन बराबर 0। दूसरा, पत्थर के फ्रेम से मत देखो, अपने ग्राउंड फ्रेम से देखो। तो ये बाहर क्यों नहीं भाग पा रहा? क्योंकि टेंशन ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना है, टेंशन ही। यहां तो कोई परेशानी? तो ऐसे करके हम सीधे समझ सकते हैं। वैसे जो भी मैंने कहानी कही है उसमें एक गलती हुई है, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सेंट्रीफ्यूगल को सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल को सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूं। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सही चल रहा था, बट मैं बोलते बोलते अब रियलाइज करा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि दिमाग 36 जगह चल रहा हुई। तो या तो ये वाली कहानी गालो या फिर ये वाली कहानी गालो, ये दोनों एक ही बातें नहीं है। और लगाया मैंने, एंड नहीं लगाया। बात समझ में आती है? तो इस वाली कहानी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बना है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ ई बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब ये वाली बात होने के बाद यहां से भी एक तो वेलोसिटी और ये आर वगैरह के बीच में रिलेशन आ सकता है। ये भी बात बोली उसने कि इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बन चुका है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन चुका है। और अब ये बैलेंस्ड है, अब ये गोल गोल घूमी घूमी करे जा रहा है, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स करते हैं।
और हमारे सोलर सिस्टम में मोस्टली स्पेस तो एम्प्टी ही है। अर्थ और सन के बीच में जानते हो कितना स्पेस है? सन भी नहीं इमेजिन कर सकता, सन के लिए भी वो स्पेस बहुत ज्यादा है। तो सोचो प्लूटो और सन के बीच में क्या स्पेस होता होगा। तो हमारा सोलर सिस्टम भी 99% एम्प्टी ही है। और उस 99% एम्प्टीनेस में हमारी अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है। ये होता है पर्सपेक्टिव। तुम्हारे लिए अर्थ का मास इनफाइनाइट है, और सोलर सिस्टम के लिए तो अर्थ जगह भी नहीं घेर रही, नॉन सब्सटेंशियल। सोलर सिस्टम के लिए हाँ अर्थ मैटर ही नहीं है, समझ गए? तो फ्रेम टू फ्रेम बात होती है, और लाइफ के फ्रेम्स होते हैं, उन फ्रेम्स में तुम ऊपर उठते रहते हो, और एक मोमेंट आती है लाइफ से ऊपर उठ जाते हो, फिर बोलते हैं एनलाइटमेंट आ चुकी है। नहीं, वो नहीं, ठीक है? जैसे एक फ्रेम, बच्चे वाला फ्रेम, मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए तो टेंट्रम थ्रो कर देगा, जमीन में पड़ के पैर पीट देगा। हमने भी करा है, हम भी था उस फ्रेम में, है ना? पिटते थे वो अलग बात है, फिर सुधरे। सुधरे क्या, पता लग गया किससे मांगना है। फिर उससे ऊपर वाला फ्रेम कि नहीं यार ये तो बात गलत है, बेचारे कहां से लाके देंगे, मजबूरी रही होगी इनकी भी, है ना? बट है तो माँ बाप ही, जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। तो हमारी जिंदगी यही संभालेंगे, है ना? अगर हमें एक्साइट करना है यही करेंगे, तो सब कुछ यही करेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, नहीं यार हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हमारी भी तो बाल बच्चे होंगे, वैसे सोचने लग जाएंगे, कितना बुरा लगेगा। समझ रहे हो तुम क्या फ्रेम चेंज करते जा रहे हो? पहले जब तुम बच्चे थे सिर्फ अपने फ्रेम से सोच रहे थे, फिर तुम थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स के फ्रेम से सोचने लग गए, फिर तुम खुद को पेरेंट्स की जगह पे लाके सोचने लग गए हो। ऐसे फ्रेम्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर तुम उससे भी ऊपर उठे थोड़ा सा, यार ये इन्होंने हमारे लिए जो भी किया, हम भी आगे यही करते रहेंगे, तो हम तो एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स कब सोच पाएंगे? फिर यही जीवन नहीं है ना जो चल रहा है ना? जैसे तुम्हारे पेरेंट्स का सबसे मेन कंसर्न क्या है? 2 बीघे जमीन, और तुमने भी वही कंसर्न बना लिया, तो तुम आखिरी फ्रेम कहां तक पहुंच पाए? अपने आसपास वाले तक। फिर तुम, लेकिन नहीं, ऊपर उठे हो तुम थोड़ा सा, तुमने कहा नहीं यार ये सिर्फ 2 बीघे जमीन लालच नहीं होनी चाहिए ना, और भी तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना? नहीं, वो सेम ही है। क्वांटिफाई करके तुम उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो तुम दूसरी दुनिया में एंटर कर गए। नहीं, तुमने क्वालिटी नहीं इंक्रीज की है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज की है। क्वालिटी ही है वो, सॉरी क्वांटिटी है वो, क्वालिटी नहीं है। तो तुम थोड़ा सा और ऊपर वाले फ्रेम में गए हो, है ना? फिर तुम थोड़े से इस फ्रेम पे आने लगे कि यार लाइफ है क्या आखिर में, और हमारा पर्पस क्या है? क्या हम पर्पस ढूंढ भी पाएंगे? और अगर पर्पस ढूंढ भी लिया, फुलफिल करके मिलेगा क्या? और अगर पर्पस फुलफिल कर भी लिया तो उससे क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और करा और नहीं करा दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? हाउ दे विल कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सैलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से भी ऊपर उठे कि मकड़ी का जाला है तो घर ही क्यों तोड़े? तो तुम सोचो कहां से कहां आ गए हो, नसेद पन्या से कि मकड़ी का जाला नसेद होता है, बरकत नहीं होती, हटाओ अपने घर से, कि अर्थ पे सब कहा गया, है ना? फ्रेम चेंज हो चुका है तुम्हारा। फिर और थोड़ा सा ऊपर फ्रेम है, फिर और थोड़ा सा, ऐसे पता नहीं कितने फ्रेम है, कितने फ्रेम पार करके इंसान एनलाइटमेंट तक पहुंचता है। समझ आया? यही सब है वो भी। फ्रेम चेंज करते रहो, जितना अच्छे फ्रेम तक पहुंचोगे उतना बढ़िया ऑब्जर्वेंस होती चली जाएगी, और क्वांटम वही करके देता है, ठीक है? ऑब्वियसली जितना रियलिटी के क्लोज जाओगे उतना ही तुम्हें पता लगेगा कि रियलिटी नॉन एग्जिस्टेंशियल है ना? ये रियल लाइफ में कैसे बात हो सकती है? चलो ठीक है, हाँ तो हमने मान लिया कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही हमें पता लगता है, यार झूठ ही पढ़ पा रहे हैं हम, तो लाइफ में कैसे रिलेट होती है? फ्रीडम, जितना हम फ्रीडम पाने के लिए जो जो करते चले जाते हैं उतना ही ट्रैप होते चले जाते हैं, जबकि फ्रीडम तो होती ही नहीं कुछ। फ्रीडम एक नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज है ना? जैसे मान लो कि अभी जो मेन कंसर्न चल रहा है, अभी जो अपकमिंग जनरेशन या फिर तुम्हारी जनरेशन जो भी है, कि हमें तो फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम का मतलब क्या है उनका? कि हम अपनी मन पसंद के कपड़े पहनना चाहते हैं, अपनी मन पसंद की हरकतें करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी हरकतों से किसी को दिक्कत भी तो हो सकती है ना? तो दूसरे की तो फ्रीडम जा रही है ना, तुम्हारी फ्रीडम, तो वो अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी फ्रीडम छीनेगा। अब इन दोनों को ही नहीं पता है फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने अपना एक गोल बना लिया है, और गोल जब तुमने बना लिया है तो तुम बंध चुके हो उस गोल से। कैसी फ्रीडम की बात कर रहे हो? ठीक है? और कुछ भी पाने के लिए ग्रीड तो चाहिए होती है। अगर मेरी कुछ इच्छा ही नहीं होगी तो मैं करूंगा भी नहीं ना वो काम, और अगर करना शुरू भी कर दिया तो छोड़ दूंगा उस काम को करता हुआ। और जितनी ज्यादा ग्रीड होगी, जैसे तुम्हें अगर आईआईटी में सेलेक्ट होना है तो जितना बड़ा तुम्हारा लालच होगा आईआईटी में सेलेक्ट होने का, उतने ही चांसेस होंगे तुम्हारे आईआईटी में सेलेक्ट होने के, क्योंकि उतनी ज्यादा मेहनत करोगे तुम। ग्रीड इज समथिंग दैट बाइंड्स अस, दैट किल्स आवर फ्रीडम, एंड अचीविंग टोटल फ्रीडम मीन्स जीरो ग्रीड। जीरो ग्रीड पॉसिबल नहीं है।
मेरे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है और मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए ताकि दर्द ना हो, ये भी एक लालच है। कहां से अचीव कर लोगे कंप्लीट फ्रीडम? अब देख, मैं ये तो नहीं बताने बैठा क्या सही है क्या गलत है, मैं ये बता सकता हूं किस फ्रेम से कैसी दुनिया दिखती होगी, और क्या। तो यही जो एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का चैप्टर है बिल्कुल ऐसी ही बातें करता है एटम को लेकर, जो हम फ्रीडम को लेकर कर रहे थे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी हमने क्या क्या सीखा कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बता दिया हमें, क्या क्या सीखा रदरफोर्ड ने क्या क्या बता दिया हमें। यहां से एक और बहुत जरूरी ऑब्जर्वेंस है, उसने एक ऑब्जर्वेंस छोड़ दी, एन है नंबर ऑफ सेंटिलेशन। एक सेंटिलेशन मतलब एक अल्फा पार्टिकल, तो एक तरीके से नंबर ऑफ सेंटिलेशन मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं हो गया। तो कितने एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे, कितने एंगल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेंगे, उसका हमारे पास एक रिलेशन है, एन अल्फा इज इक्वल टू 1/sin थीटा बाई 2 की पावर 4। और थीटा क्या है, एंगल एट विच अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टिंग। तो मैंने कहा 60 डिग्री पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, इसमें रख दो। लेकिन तुम्हें पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin थीटा बाई 2 की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा बाई 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है ना। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा जो नहीं दिखाई, बट अभी मैं किसके हिसाब से डिपेंडेंसी देखना चाहता हूं, सिर्फ एंगल के हिसाब से। अगर सवाल एंगल के हिसाब से डिपेंडेंसी पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर पाओ, खत्म। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे लिख नहीं पाते हम, एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्जर्वेशन की, जैसे ये एक्सपेरिमेंट ने ये थोड़ा ना बताया होगा, ऐसे थोड़ी ना हुआ एक्सपेरिमेंट हुआ और एलसीडी पे ये लिखा है स्क्रीन पे, ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा, ये तो हमने ही निकाला है, तो ऐसे ही फॉर्मूला भी निकाला हमने ही है बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट बदल दिया, एक्सपेरिमेंट यही है क्या, एटम का पता करना, बट मैंने मेटल अलग ले लिया, अल्फा पार्टिकल की जगह कुछ और ले लिया, है ना, ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा, हाँ तब भी काम करेगा, एंगल पे तो वही डिपेंडेंसी रहेगी, बट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैंने 36 सिंबल छुपा लिया है वो बदल जाएंगे, तो एन की एग्जैक्ट वैल्यू बदल जाएगी। क्या मुझे एन की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, नहीं, आसपास बता रहा है कि इस एंगल का मतलब इतने पार्टिकल, क्लियर है सारी बातें। तो रदरफोर्ड में तुमसे इससे ज्यादा बातें कोई नहीं पूछ पाएगा जितनी मैंने बता दी है, इन्हीं के ऊपर सवाल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, जैसे अच्छा इस पे सवाल पूछ लेगा, काइनेटिक एनर्जी से मिला के सवाल पूछ लेगा, पोटेंशियल एनर्जी से सवाल मिला लेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स से सवाल मिला लेगा, तो इनफ वेरिएबल आ चुके हैं हमारे पास, तो हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां तक बताओ किसी भी बात में कोई भी दिक्कत हो तुम्हें, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ भी है, वो भी यही बना लेते हैं, क्योंकि अगले पेज पे जा ही नहीं रहा मैं, इसी पे देख लो सब कुछ। ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये है एंगल, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, समझ गए होंगे क्लियरली। 0 डिग्री पे मैक्सिमम थे, 0 डिग्री पे मैक्सिमम थे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे 180 पे 1 मिलियन में से सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा जो 180 पे भाग गया होगा, तो ये 180 है और ये 0 है, एक ग्राफ बन गया इसका, क्लियर है ये सारी बातें, यहां तक कोई परेशानी। ये था रदरफोर्ड मॉडल, समझ आया, ठीक है। अब इसके बाद बोहर मॉडल शुरू करेंगे, बोहर मॉडल अगली क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि बोहर मॉडल है काफी लंबा, लंबा नहीं है, उसमें बातें बहुत सारी बताने को मुझे बतानी है, ताकि सवाल हो जाए तुमसे। करने में तो 3 पॉइंट है उसके, 3 पॉइंट कौन कौन से है, उस आदमी ने सबसे पहले क्या बोला, यही बात बोली उसने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी बात क्या बोली उसने कि क्वांटाइज्ड है ना, कौन, वो ऑर्बिट्स जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। फिर तीसरी बात उसने क्या बोली, स्पेक्ट्रम के नाम की। तो जब वो स्पेक्ट्रम पे आया और उसने ये वाली बात बोली कि इलेक्ट्रॉन उन वाले ऑर्बिट में घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इन दो बातों को सुनते ही पूरी दुनिया ने हाथ जोड़ लिए कि आप ही ऊपर जो भी हो, बहुत सही चीज थी है, वो ना होता तो शायद हम डेवलपमेंट कर भी ना पाते मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये 3 चीजें उसने बताई, फिर उसके बाद तो श्रोडिंजर वगैरह ये सब आने लग गए, और बोहर भी था ही, तो इन सब बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल के क्वांटम मॉडल की तरफ की शुरुआत की, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उसमें श्रोडिंजर का ही है, क्योंकि वो वेव इक्वेशन को बना पाया। तो ऐसे करके हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हर जगह से हो चुकी थी, जहां हम लाइट पढ़ना बंद कर दिया वहां क्वांटम की शुरुआत होगी, वेव जहां हमने खत्म कर दिया वहां क्वांटम की शुरुआत होगी, केमिस्ट्री में जहां एटम हमारे समझ में आना बंद हो गया क्वांटम की शुरुआत हो गई। तो क्वांटम की शुरुआत मल्टीपल तरीकों से हुई, और फिर आइंस्टाइन तो अपना अलग ही लेवल पे खेल रहा था, वो तो गीता वाली बातें करने लग गया था नॉर्मल,
इंसान से बिल्कुल ही ऊपर, कि देख रहा है हाँ सच है ठीक है, ये तेरा सच है। इसके पास गया, ये देख रहा है हाँ, दिख रहा है हाँ, उसने तो ये देखा था, कह रहा नहीं मैं जो देख रहा हूँ वो सच है, कह रहा हाँ तू भी सही है। फिर इधर आके दोनों को बता रहा है कि तुम दोनों अपना अपना सच देख रहे हो और असली सच कोई भी नहीं देख रहा तुम में से। ऐसी ऐसी बातें करने लग गया वो, लोगों को लगा पागल है। और ह्यूमन ब्रेन आज तक नहीं समझ पा रहा है कि जनरल रिलेटिविटी में लिख के गया गया है आदमी, नहीं समझ पा रहे हम आज भी। वो लिख के मर चुका। वो ऐसा आदमी था, वो 3 साल तक इसलिए रोया, मेरी इक्वेशन में इंफिनिटी आ रहा है, गलती है, मैं समझ नहीं पा रहा क्या गलती है। बाद में पता लगा अगला इनफाइनाइट मास डेंसिटी की बात कर रहा था, ब्लैक होल है वो, उसकी गलती अभी इन्वेंशन थी। अब नोबेल प्राइज तो उसे देंगे ना जो हमारी समझ में आता हो, जो हमारी समझ में ही नहीं आ पाया नोबेल भी कैसे दे देंगे उसे। मिला है बट उसे उस चीज पे नहीं मिला नोबेल, जनरल रिलेटिविटी पे उसे नोबेल नहीं मिला, ना ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर पे उसे नोबेल मिला। उसे नोबेल मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन पे। एक्सपेरिमेंट किसी और का, थ्योरी किसी और की, ये आदमी अपनी ऑब्जर्वेशन देके नोबेल ले गया क्योंकि वो लोगों को समझ में आ पाया। ये था हमारे लिए आइंस्टाइन। नोबेल ही नहीं दे पाए हम उसको, समझ ही नहीं पाए कह कर रहा है वो, समझेंगे तब नोबेल देंगे ना। तो ऐसे ऐसे इस माइंड लेवल के भी आदमी जिंदा रह के चले गए। ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, बहुत छोटी बात, तुम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। किसी दिन कभी अटेम्प्ट करना जनरल रिलेटिविटी पढ़ने की, वो आदमी सबकी बात कर देगा, होराइजन, सरफेस एरिया, एंट्रोपी, टाइम एज अ डायमेंशन, तुम्हारा टेंसर फ्लो, स्टेट चेंज। और स्टेट चेंज का मतलब माइक्रो स्टेट। अब माइक्रो स्टेट कितने तरीके की, 27 तरीके की होती है। और कैसी कैसी बातें करता था वो। एंट्रोपी, उसने जैसे तुम एंट्रोपी से समझते हो रैंडमनेस, कहा है का रैंडमनेस, हम बताते हैं एंट्रोपी, बैठो जरा। एंट्रोपी वो होता है जो मुझे कितनी माइक्रो स्टेट किस पैरामीटर से मिसिंग है उसकी इंफॉर्मेशन दे। ये ऐसी ऐसी नॉर्मल बातें थी उसके लिए भाई साहब, कहाँ। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो खैर तुम कुछ तो पढ़ ही पाओगे, कुछ अच्छा तो मैं तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा इस चैप्टर से ताकि मजा आए। तो क्वांटम मॉडल तक हम जाएंगे, श्रोडिंजर तक तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और वो अच्छा पढ़ना, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है। अगर तुम मुझसे बोलो कि पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स मिला के तुम पूरा 11th-12th के जे एडवांस के सिलेबस में कितनी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, ना के बराबर। वो इतनी कम है, ना भी पढ़ो तो भी काम चल जाए, इतनी कम है वो। तो इतनी सी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं बस हम। ठीक है, और दोनों स्कोरिंग है, दोनों से अच्छा खासा आता है। वहां पे भी मॉडर्न फिजिक्स से काफी सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, एडवांस में भी 30 में से 3-4 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। सोचो कितना बड़ा सिलेबस है, उसमें से 3 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से आ गए। और यहां से भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पक्का। एक क्वेश्चन की गारंटी होना नहीं आना इस चैप्टर से, वो भी अपने आप में एक 4 नंबर का स्कोर है। ये जैसे जैसे एग्जाम की तुम बात कर रहे हो जे एडवांस, 4-4 नंबर एपिटोम होता है अपने आप में। ये भी सवाल हो गया, चलो हो गया। एक एक सवाल देखते लगता है वहां एग्जाम हॉल में बैठ के। बेशक तुम घर आ जाओ, अब तुम्हें वो पेपर आसान लगे, एग्जाम हॉल में वो पेपर देखते लगता है सच में, मजबूर कर देता है तुम्हें तुम्हारा नाम बुलाने को। कभी फील करना, दोगे अभी तो पता लगेगा। खैर तो अगली बारी से हम किसकी शुरुआत करेंगे, बोहर मॉडल। उससे पहले मैं कुछ कुछ सवाल करवा दूंगा इस थ्योरी के ऊपर, देखूंगा तुम कितना पढ़ के आते हो इसे, क्योंकि आज मैं कुछ ना मतलब ज्यादा नहीं पढ़ाया, ना के बराबर ही पढ़ाया। तो ये सब तुम समझ के आओगे, याद करके आओगे, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बना बना के पूछूंगा रैंडमली, देखते कौन तुम में से जवाब कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद बोहर मॉडल से शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को हम जल्दी, बेशक कितना भी पढ़ाओ, थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं।